बेहद सीमित दायरे में कारोबार करते हुए बाजार और कल की शानदार तेजी के बाद आज है कंसोलिडेशन का दिन। आखिरी 1.5 घंटे में क्लोजिंग कुछ अहम लेवल के ऊपर हो पाएगी या नहीं, ये है बड़ा सवाल। लेंगे जवाब। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। मिडवीक एक्शन अब तक तो मिसिंग है, पर क्या आखिरी 1.5 घंटे में थोड़ी चुस्ती आएगी या नहीं, इसी पर है नजर। अनिल जी बताएं सर, इस समय की बड़ी बातें क्या कह रही हैं? बहुत ही छोटी रेंज में ट्रेड होता दिख रहा है दीप। न कोई बड़ा एक्शन तेजी की तरफ है, न कोई बड़ा एक्शन मंदी की तरफ है। और आप देखिए निफ्टी की रेंज बहुत ही छोटी रही है। मुश्किल से 17,950 के आसपास हम ऊपर पहुंचे हैं और 17,850 यानी 100 पॉइंट की रेंज में पूरे दिन भर कारोबार किया है। और बैंक निफ्टी भी देखें तो 41,725 के आसपास हाई बनाया है, तो 41,455 के आसपास, 50 के आसपास का लो है। तो यानी कि बहुत ही छोटी रेंज वहाँ पर भी आपको मुश्किल से 250 पौने 300 पॉइंट की मिलेगी। सेंसेक्स थोड़े नुकसान के साथ कारोबार करता दिख रहा है। आज जो दबाव बनता दिख रहा है वो सुबह से ही एफएमसीजी शेयरों से, जिसका हम जिक्र भी कर रहे थे। आईटीसी, लीवर, नेस्ले जैसे शेयर आज थोड़े से दबाव में है। सरकारी कंपनियों के शेयरों में मुनाफा वसूली आती दिख रही है। एनबीएफसी शेयर थोड़े कमजोर हैं और फार्मा इंडेक्स में भी आधा से 1% तक की गिरावट आपको दिखेगी। मजबूती की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सारे शेयर आज मजबूत नजर आएंगे आपको। ऑटो शेयरों में रफ्तार थोड़ी सी बेहतर है, स्पेशली टू व्हीलर्स में। आईटी शेयरों में हल्की फुल्की खरीदारी है, मिला जुला सा रुझान है। सपोर्ट ग्लोबल मार्केट से आज है नहीं। कल 150 पॉइंट डाउ फिसला था, आज फिर से डाउ फ्यूचर्स भी कमजोरी के साथ ही ट्रेड करते हुए दिखा रहे हैं और इसी से दबाव बनता दिखा है। लगभग 125 पॉइंट नीचे आपको डाउ फ्यूचर्स नजर आएंगे। यूरोप के बाजारों में भी जो कारोबार है आपको वो मिला जुला नजर आएगा। तो ये सारे ट्रिगर्स हैं और ट्रिगर्स को क्या कहूँगा, ये सारी अब तक की बाजार की बड़ी बातें आपके लिए। जी दीप। तो ये तो कुछ बड़ी बातें हैं, बट सर बड़ा एक्शन मिसिंग है और दो तरह से इस पर सवाल पूछ सकता हूं मैं सर। एक तो कि अच्छी बात है कि सुबह से हम जो एक बार रिकवरी हुई, उसके बाद 17,900 के नीचे नहीं गए, 41,500 के इर्द गिर्द बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, तो इसको पॉजिटिव माने, या फिर दूसरी तरफ से ये देखें कि उन्हीं लेवल्स पर बाजार ट्रेड कर रहा है, कोई फॉलो ऑन बाइंग या बड़ी मूव नहीं आती हुई दिखी। कैसे देखना है सर इसे? जब कंफ्यूजन वाला मामला हो कि कैसे देखें, तो फिर अच्छा ही देखें और क्या खराब क्यों देखें, और अच्छा क्यों देखें वो बताता हूँ। अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने के संकेत खत्म नहीं हुए। कल के महंगाई के आंकड़ों से अमेरिका में ये आम धारणा बनी और उसके बाद वहाँ पर डाउ 150 पॉइंट नीचे बंद हुआ, ठीक है। और आज सुबह से डाउ फ्यूचर्स 100-125 पॉइंट नीचे ही ट्रेड करें। कोई खास रिकवरी डाउ फ्यूचर्स में दिखी नहीं है। दिन भर से डाउ फ्यूचर्स नीचे की तरफ स्टेबल है। इसका मतलब क्लियर है कि डाउ में आज भी कमजोरी होने के आसार है और कमजोरी होने के लिए आपके पास कारण भी है। बॉन्ड यील्ड 0.4% के आसपास और जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड यील्ड से उनकी 6 महीनों की वो 16 साल की ऊंचाइयों पर है। तो जाहिर सी बात है वो थोड़ा इक्विटी मार्केट के लिए नेगेटिव माहौल है ही। कच्चा तेल थोड़ा सा मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे में आज रात फिर से अमेरिका में एक कमजोर सेशन होने की आशंका से आप इनकार नहीं कर सकते। उसके बावजूद भारतीय बाजार पहले सपोर्ट लेवल से ही घूम रहे हैं। आपको याद होगा आज का पहला सपोर्ट लेवल 17,875 की रेंज में और 17,850 से आप रिकवरी देने की कोशिश कर रहे हैं और कल के हाइज के आसपास पहुंचे भी। तो ये अपने आप में थोड़ी सी ताकत दिखा रही है। ताकत कहां से आ रही है? दो वजह से। एक, कल जो तेजी हुई है उससे थोड़ा सा मूड माहौल बदलता हुआ दिखा है, पॉजिटिव हुआ है। पहली बार कल ढंगढांग की क्लोजिंग अच्छी मिली है, स्क्रीन पर तेजी होती दिखी है, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि नहीं चलो ठीक है हम थोड़ी तेजी दिखा सकते हैं, इतना बुरा हाल है नहीं। दूसरी बात, जो कॉन्फिडेंस आ रहा है वो आ रहा है एफआईएस के डेटा से। कल के सेशन के जो डेटा थे, चाहे वो इंडेक्स फ्यूचर्स में शॉर्ट कवरिंग के हो, स्टॉक फ्यूचर्स या स्टॉक में कैश में खरीदारी के हो, वो ये बता रहे हैं कि ज़्यादा नीचे जाएंगे तो एफआईएस की तरफ से फिर से हल्की फुल्की खरीदारी आती दिखेगी। और यही वजह है कि आपका सवाल का जवाब है कि बाजार ज़्यादा कमज़ोर नहीं हो रहे। लेकिन चूंकि कमज़ोर नहीं होने के आपके पास कारण हैं, तो बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ने के भी आपके पास कारण हैं। एक, आप ग्लोबल सपोर्ट नहीं देख रहे हैं। दूसरा, 18,000 का एक मनोवैज्ञानिक स्तर है, एक रुकावट का लेवल भी उसके आसपास पहुंच रहे हैं। 41,650 की क्लोजिंग की बात हम लगातार काफ़ी लंबे समय से 2-3 हफ्तों से कर रहे थे। कल उसके आसपास क्लोजिंग मिली भी, तो आज फिर से एक पॉजिटिव क्लोजिंग चाहिए थी। हम तो आज यही बात कर रहे थे सुबह भी कि और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, कल के लेवल के आसपास ही बंद हो जाए तब भी हम मैनेज कर लेंगे। सो आई थिंक ओवरऑल ठीक है दीप। ऐसे ट्रिगर्स नहीं है जिसके दम पर आप तेज़ी से घट जाएँ, ऐसे ट्रिगर नहीं कि जिनके दम पर आप तेजी से भागकर 18,000 के ऊपर निकलकर आराम से दौड़ने लगे। सो आई थिंक 17,800 18,000 अब रिवाइज रेंज बन रही है निफ्टी की, जिसके बीच में थोड़ा सा
समय बिता सकता है बाजार। और बैंक निफ्टी के लिए नीचे की तरफ 41,200 300 की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रही है, ऊपर की तरफ 41,700 800 की रिकॉर्ड बन रही है। तो लेट्स सी, इस रेंज को प्ले करते हैं। बचे हुए 1.5 घंटे में हमारी स्ट्रेटजी एक ही है, रेंज के जिस सिरे की तरफ पहुंचेगा वहां पर कॉन्ट्रा कॉल लेने की कोशिश करेंगे, और उसमें भी ज़्यादा कॉन्ट्रा कॉल खरीदारी की तरफ लेने का विचार ज़्यादा है। ध्यान से सुनिएगा, ज़्यादा विचार खरीदारी करने का। तो अगर सपोर्ट लेवल के आसपास आएगा तो टुकड़ों टुकड़ों में खरीदारी करने का मन बनाएंगे। इस स्ट्रेटेजी के साथ अगले 1.5 घंटों को आपको अप्रोच करना है, और वो टुकड़ा आपका 17,875 से 17,850 की रेंज का पहला टुकड़ा है, 17,775 से 17,800 का दूसरा टुकड़ा है, जो सुबह हमने बात की थी। पहले टुकड़े से ही आप घूम गए, वापस से अगर उसके आसपास पहुंचेंगे फिर से खरीदारी करेंगे, और प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो 18,025 या यूँ कहें कि 17,975 18,025, इस 50 पॉइंट की रेंज में ऊपर पहुंचेंगे तो प्रॉफिट बुक करेंगे। और बैंक निफ्टी पे 41,725 41,775 की रेंज में पहुंचेंगे तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो आज दिन बिल्कुल साफ है, उछल कूद नहीं करना है, लेवल का इंतजार करना है। जो सुबह हम बात करें कि कांटा डाल के बैठ जाओ, मछली आकर फंसी तो ठीक, मतलब ये कि लेवल के हिसाब से आप आराम से इंतजार करो, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। और अगर सुबह आपने वही इंतजार किया तो एक एंट्री पॉइंट मिला है, हो सकता है क्लोजिंग में भी आपको फिर से एक एंट्री पॉइंट मिले। रुझान पॉजिटिव साइड पर थोड़ा ज्यादा है, लेवल से खरीदारी करने का इरादा है जी। रुझान पॉजिटिव है, लेवल्स का करें इंतजार और फिर खरीदारी भी करें, कॉन्फिडेंस आता हुआ अनिल जी की तरफ से। चलिए, निफ्टी भी पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया है, हमारे मेहमान भी जुड़ने के लिए तैयार हैं। आइए उससे पहले एक बार ट्रिगर्स और खबरें दोनों जान लेते हैं। आज थोड़ा एक्शन कम है क्योंकि नतीजे भी अब चले गए हैं, बट कुशल बताएं क्या है इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दीप। ट्रिगर्स में अभी आप देखिए कैबिनेट ब्रीफिंग होने वाली है 3 बजे आईएनबी मिनिस्टर की तरफ से। साथ ही ग्लोबल इवेंट के लिहाज से यूएस का रिटेल सेल्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा जनवरी महीने का आपके सामने आता हुआ दिखेगा। यूरोप महीने का दिसंबर का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा भी आपके सामने आएगा। जहाँ तक नतीजों की बात है, लार्जली नतीजे ओवर हो चुके हैं, बट अभी भी कुछ एक इक्का दुक्का नंबर्स आने बाकी हैं, जिसमें निफ्टी से नेस्ले ये अपने नंबर्स पोस्ट करेगी। साथ ही कैश सेगमेंट से शाफलर इंडिया के भी नंबर्स आएंगे। आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी इसका 50% एंकर लॉक इन खत्म होता हुआ दिखेगा। साथ ही त्रिवेणी इंजीनियरिंग इसका बायबैक शुरू होगा, 1 मार्च तक ये बायबैक खुला रहेगा, और जो प्राइस तय किया गया था इसका वो 350 रुपये प्रति शेयर पर था। ई क्लर्क सर्विसेज इसका बायबैक बंद हो जाएगा, और साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है आइनॉक्स लेजर ये सस्पेंड हो जाएगा ट्रेडिंग से, यानी कि कल की क्लोजिंग से। और जहां तक इंडाइसिस में चेंज की बात है, निफ्टी 500 यहाँ पर इसमें आइनॉक्स लेजर ड्रॉप हो जाएगा और पिरामल फार्मा उसकी जगह ऐड होता हुआ दिखेगा। और साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो एक्स डिविडेंड ट्रेड हो रहे हैं उसमें श्री सीमेंट और चंबल फर्टिलाइजर शामिल रहेंगे। यूएस का जनवरी महीने का पीपीआई और हाउसिंग स्टार्ट्स डेटा भी कल के दिन में आपके सामने रखा जाएगा। जहां तक 17 फरवरी की बात है, शुक्रवार, कैश सेगमेंट से क्रिस्टल अपने नंबर्स डिक्लेयर करेगी। साथ ही ट्राई की बोर्ड बैठक होने वाली है सर्विस क्वालिटी और जो कॉल्स हैं, मैसेजेस हैं, उसको लेकर। साथ ही एमसीएक्स पर जिंक का मिनी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लॉन्च होता दिखेगा। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में अदानी और हिडनबर्ग विवाद पर सुनवाई भी होगी। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट रखना है, कई सारे शेयर्स एक्स डिविडेंड होते हुए दिखेंगे। एक्स डेट रिकॉर्ड डेट रहेगी कैप्री ग्लोबल के राइट्स इशू की, और अंत में जनवरी महीने का यूके का जो रिटेल सेल्स आंकड़ा है उसको भी आपको ध्यान रखना है एज ए ग्लोबल इवेंट। तो कई सारे ट्रिगर्स हैं, ग्लोबल भी इवेंट्स थोड़े रहेंगे, नतीजे तो नहीं है आज, कुछ नंबर्स भी नहीं आए ऊपर, बट थोड़ी खबरें हैं आपके पास। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। थोड़ी है, एकदम थोड़ी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ शुरुआत करते हैं, जहाँ पे कंपनी ने एमआरओ सपोर्ट के लिए ईओआई साइन किया। तो पॉजिटिव न्यूज़ आते देखिए कंपनी के लिए, स्टॉक रिएक्ट भी कर रहा है इस न्यूज़ पे। आईटीसी सीमेंटेशन, जहाँ पे कंपनी को 833 करोड़ का एक नया ऑर्डर मिला है, तो ये स्टॉक भी आज फोकस में। दिल्ली कैंट में थल सेवा से जुड़ा जो भवन निर्माण है उसके लिए कंपनी को ये ऑर्डर मिला है। पीवीआर, जहाँ पे ब्लैक रॉक ने 10 फरवरी के दिन 0.18% से अपनी हिस्सेदारी घटाई, और अब ये हिस्सेदारी घटाने के बाद जो शेयर्स बेचे उसके बाद उनकी हिस्सेदारी 3% हो गई है पीवीआर में। किम्स भी आज फोकस में, जहाँ पेमेंट एग्रीगेटर ऑपरेशन के लिए कंपनी को आरबीआई से मंजूरी मिली है, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ आते दिखी, और स्टॉक भी रिएक्ट कर रहा है इसी न्यूज़ पर। वोडाफोन आइडिया भी आज फोकस में, क्योंकि लाइसेंस फीस जमा कराने के लिए कंपनी का जो समय मांगा था वो अब मिलता हुआ दिख रहा है। 25 मार्च तक इसे बढ़ा दिया गया है। 15 जनवरी तक चुकाना था कर्ज, जो कंपनी ने नहीं किया और पूरा नहीं कर पाई थी। जो टोटल अमाउंट है वो 780 करोड़ का, और अब तक कंपनी ने सिर्फ 78 करोड़ जमा किए, जो 10% है, इसलिए जो समय सीमा है उसे बढ़ाया गया है।
तो ये हैं आपके लिए सारी की सारी खबरें और देखते हैं इस पर एक्शन क्या आएगा। वोडाफोन आइडिया कुछ ज़्यादा मूव इस समय दिखा नहीं रहा है, बट थोड़ा और समय मांगा है इन्होंने ये ड्यूज क्लियर करने के लिए। ये सारे हमारे मेहमान भी हमारे साथ तैयार हैं, सुमित जी, साथ ही वागले साहब, हिमांशु जी, सचित जी एंड ऑफ कोर्स धर्मेश कांत साहब भी हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। बाजार एकदम सपाट कारोबार आपको करते हुए दिख रहा है, बट कई सारे काउंटर्स हैं जहां पर आपको आज एक बड़ी मूव आती हुई दिख रही है और उन्हीं काउंटर्स पर आप फोकस भी करके चलिए। टॉरेंट पावर, ये सुबह भी इस काउंटर के बारे में हमने बात करी थी और इनके नतीजों की कुछ बारीकियां हैं जिसको अभी थोड़ी देर में हम हाईलाइट भी करेंगे आपके लिए। बट एक बार जरा धर्मेश जी से बात की जाए अगर उनकी कवरेज में। धर्मेश जी, आज का सरप्राइज मूवर आया है, इनका जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है वहां से परफॉर्मेंस अच्छी हुई है, घाटा कम हुआ है, फुटप्रिंट एक्सपैंड हुआ है। कोई व्यू रखते हैं सर टॉरेंट पावर में? देखिए, पावर एज सेक्टर पर ही पॉजिटिव व्यू है। अगर आप आईपी डेटा देखें तो 10% के आसपास का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का ग्रोथ हो रहा है। सो वहाँ पे 10% इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ काफ़ी सब्सटेंशियल है। अगर हिस्टोरिकली पिछले 8-10 साल के डेटा को देखें तो वहाँ पर टॉरेंट पावर के साथ एडवांटेज आता है कि ये गैस बेस्ड पावर प्लांट की जाती है और गैस प्राइसेस कम आ गए हैं तो उनका एक एडवांटेज मिला। और जो नतीजे आए हैं उसमें मेन इनको जो बेनिफिट मिला वो गैस ट्रेडिंग से मिला है। सो वो पॉइंट थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं है। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस का अनुमान लगाना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। वो डिपेंड अपॉन कि आपकी इन्वेंट्री साइज कैसी है, आपके फॉरवर्ड ऑर्डर बुकिंग कैसे हैं और उस हिसाब से प्राइस ट्रेंड फ्यूचर में कैसा रहता है। अदरवाइज सिर्फ ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वो नतीजे से काफ़ी अच्छे थे। पावर जनरेशन ठीक चल रहा है। अराउंड 600 मेगावाट का इनका पावर प्लांट सोलर और विंड मिला करके कमीशन भी होने वाला है आने वाले 1-1.25 साल में, तो उस हिसाब से तो बेहतर है। प्राइसिंग की बात करें तो ऑलमोस्ट फेयर वैल्यू पर आ गया। 10% स्टॉक चल रखा है, 10-10.5 के पी मल्टीपल पर ट्रेड हो रहा है और वहीं पर एनटीपीसी भी ट्रेड करता है। सो अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से आप देखें तो मुझे लगता है एनटीपीसी सेफर बेट होगा। बट किसी को मोमेंटम खेलना है तो मुझे लगता है अभी 15 से 20% का मूव 2 से 3 महीने में टॉरेंट पावर में आना चाहिए। पावर एज अ थीम इज लुकिंग काफी एक्साइटिंग लग रहा है। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त एनटीपीसी और बाकी पावर स्टॉक्स पर। आइए बढ़ते आगे और क्लोजिंग शो का पहला ब्यूल तैयार है सचिन जी बीटीएस डबल टी के साथ। बताइए सचिन जी। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, यहाँ पर आईटी का परफॉर्मेंस अभी भी काफी स्ट्रांग रहा है। इनफैक्ट रिलेटिवली सारे स्टॉक्स यहाँ पर अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में ही हैं एंड उसमें से एलटीआई माइंट्री में एक फ्रेश ब्रेकआउट रजिस्टर हुआ है। अगर हम इंट्राडे चार्ट देखें तो वहाँ पर एक क्लासिक इनवर्स हेड एंड शोल्डर से ये पर्टिकुलर पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है जिसके प्रोबेबल टारगेट्स लगभग अराउंड 4900 तक है। तो यहाँ पर खरीदारी करनी है एलटीआई माइंट्री के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 4685 पे। पहला टारगेट होगा इंट्राडे के लिहाज से लगभग अराउंड 4800 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 4900 तक ये पर्टिकुलर मूव भी एक्सटेंड हो सकती है 1 से 2 दिनों में। ओके, तो एलटीआई माइंट्री इस पर आप रखिए नजर, मूव आ रही है। और सिर्फ एलटीआई माइंट्री नहीं, बाकी आईटी पर भी रखिए नजर। टेक महिंद्रा में आपको एक बड़ी वाली मूव आती हुई दिख रही है, ये काउंटर काफी एक्टिव हो रहा है इस समय। बाकी आईटी स्टॉक्स में भी आपको अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है, तो ये स्पेस अब थोड़ा मोमेंटम में है। हिमांशु जी से जरा टेक महिंद्रा पे बात की जाए। हिमांशु जी, गुड आफ्टरनून सर। टेक महिंद्रा क्या व्यू है इस पर? अच्छी मूव आ रही है, 4.5% ऊपर। गुड आफ्टरनून टू यू दीप। दीप देखिए, ग्रॉसली एक सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मर अगर आईटी मेजर में कोई अभी तक रहा है तो वो टेक महिंद्रा ही था। हालांकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो काफी हफ्तों से ब्रॉडली एक रेंज में कंसोलिडेट होता हुआ नजर आया 950 से 1000 रुपए के आसपास, और आज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम यहाँ पर मोमेंटम बिल्टअप होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि अभी भी जल्दबाजी है थोड़ा कहना कि यहाँ से ये जो आज का मोमेंटम है ये एक्सटेंड होता हुआ नजर आएगा या नहीं। फिलहाल अगर आज के लिए किसी ने तेजी की पोजीशन बनाई है तो 1040 का स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे तेजी की पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है। अपसाइड में 1075 ये पहला लेवल रहेगा जिसको मैं वॉच करूंगा। अगर 1075 के ऊपर ये स्टॉक निकलता है तब यहाँ पर एक फ्रेश मोमेंटम बिल्डअप होता नजर आ सकता है और फ्रेश तेजी की पोजीशन भी बनाई जा सकती है 1100 से 1120 के टारगेट्स के लिए। 1100-1120 के टारगेट के लिए टेक महिंद्रा पर रखिए नजर। ये काउंटर भी आपको बढ़िया मूव दिखा रहा है और कुछ और आईटी काउंटर्स भी हैं जहां पर आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। तो एक सहारा बाजार को आईटी से मिल रहा है, एक और सहारा बाजार को मिल रहा है आज चुनिंदा ऑटो काउंटर से। और टी लेटर का एक और स्टॉक है टीवीएस मोटर्स, 3.5% ऊपर है। सुबह हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर भी आया था, बाय कॉल्स भी आई थी, ऑप्शंस के जरिए भी आपको ट्रेड बताए गए थे।
चल क्या रहा है टीवीएस मोटर्स में, आइए पहले इसको समझते हैं, फिर एक बार धर्मेश जी से भी उनका व्यू लेंगे। कुशल है हमारे साथ तैयार बताने के लिए। कुशल, क्या है नई खबर टीवीएस के लिए? देखिए, अब ऑटो स्पेस में सबसे बड़ा बज़वर्ड बन रहा है ईवी का। अब ईवी कंपनी जो इनकी है उसमें निवेश आने की संभावना लगाई जा रही है, जिसमें अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, गोल्डमैन सैक्स और कार्लाइल, यहाँ पर ये इनकी जो ईवी कंपनी है उसमें निवेश कर सकते हैं करीबन 2500 से 2900 करोड़ रुपए। अब यहाँ पर ये जो वैल्यूएशन आएगी ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बाजार एक्सपेक्ट करके चल रहा है कि यहाँ पर जिस वैल्यूएशन पे ये डील हो सकती है वो 25,000 करोड़ से 28,500 करोड़ रुपए ये ईवी कंपनी की वैल्यू लगाकर चल रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इनकी ओवरऑल जो वैल्यूएशन है वो बढ़ती हुई दिखेगी। और यहाँ पर एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जो इनका iQube स्कूटर्स है, जो iQube लाइन है, उस पर ये लगातार नए प्रोडक्ट लॉन्चेज अब लाने वाले हैं। एंड सबसे बढ़िया बात इसकी ये है कि FY23 में हर क्वार्टर में कंपनी ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है iQube को लेकर। जहां तक नंबर्स की बात है, हर तिमाही में आप देखिए Q1 FY23 में 8,724 यूनिट्स इन्होंने बेचे थे। Q2 में यही आंकड़ा डबल हो गया, ऑलमोस्ट 15,645 यूनिट्स, और Q3 में 29,230 यूनिट्स कंपनी ने बेचे हैं। तो सिग्निफिकेंट स्पाइक आपको एवरी क्वार्टर इनकी सेल्स में आता हुआ दिख रहा है, और इसी वजह से काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स जो हैं इस पर अब बुलिश होते हुए दिख रहे हैं। और इसी वजह से सबसे इंटरेस्टिंग बात यही है कि जो वैल्यूएशन निकल कर आएगी वो कैसी होगी। और एक चीज़ यहाँ पर आपको याद ही है कि टाटा मोटर्स ने ऑलरेडी अपनी ईवी के लिए पैसे जुटाए हैं टीपीजी क्लाइमेट से, उसके साथ साथ ग्रीव्स कॉटन का भी निवेश आता हुआ दिखा उसमें। अब ये तीसरी बड़ी कंपनी ऑटोमोटिव स्पेस में बनती हुई दिखेगी, जिसमें अगर फंडिंग आती है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल आर्म में यहाँ पर फंडिंग आती हुई दिखेगी। तो क्लियर कट परफॉर्मेंस यहाँ पर टीवीएस के इलेक्ट्रिक व्हीकल की, और अच्छे वैल्यूएशन पर, काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन है। बिल्कुल धर्मेश जी, अक्रॉस ऑटो स्पेस यही खबर चल रही है सर, हर कंपनी अपने ईवी आर्म के लिए नई इन्वेस्टमेंट ला रही है। टाटा मोटर्स ने भी हमें ये करते हुए देखा है। टीवीएस मोटर्स पर क्या राय रखते हैं सर इस डेवलपमेंट? देखिए दीपांशु, पॉजिटिव रही है, और ईवी स्पेस तो अभी 1-1.5 साल तक ये बजवर्ड बना ही रहेगा, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी काफ़ी ज़्यादा बिकने लगेगी, काफ़ी वॉल्यूम ट्रैक्शन आ रहा है। सो आईसी इंजन से ईवी स्पेस में जो ट्रांजिशन है, जो नई गाड़ियां बिक रही है, उसमें मार्केट शेयर का बढ़ता जा रहा है। ओवरऑल मार्केट ग्रोथ अभी भी ऑटोमोबाइल का कोई खास नहीं है, बट यहाँ पर जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है वो आई थिंक टीवीएस मोटर के साथ है। एंड एथर अलग जो एक हीरो होंडा का सब्सिडरी आर्म है, अलग कंपनी है, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन मिल रहा है। एंड जहाँ तक नतीजे के सवाल हैं, वो टीवीएस मोटर्स के लास्ट क्वार्टर के, दिसंबर क्वार्टर के नंबर्स काफ़ी अच्छे आए थे, मार्जिन्स भी मेंटेन था और वॉल्यूम ग्रोथ भी रहा था। तो मुझे लगता है कि जो अगर 3 जो हमारे पास विकल्प हैं, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो एंड टीवीएस मोटर, 2 व्हीलर स्पेस एंड 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्पेस में टीवीएस मोटर को थोड़ा सा एडवांटेज है इन दोनों के कंपैरिजन में। और वैल्यूएशन तो अभी ये काफ़ी सब्जेक्टिव है, बिकॉज हायर प्रीमियम वैल्यूएशन तो मिलना ही है ईवी निवेश के लिए, और इंडिया का मार्केट काफ़ी बड़ा है और ये काफ़ी एक्सपेंड भी होना है। सो बाई करके ही चले, आज ट्रैक्शन है और मुझे लगता है कि ये ट्रैक्शन बना रहेगा। मतलब 1250 से 1300 के आसपास का ट्रेडिंग गेन्स इसमें मुनाफा मिल सकता है। आपके लिए राय इस वक्त आती हुई इन ऑटो स्टॉक पर एक्शन जो भरपूर बनता दिख रहा है, स्पेशली टीवीएस। आइए अगला बिगुल है हिमांशु जी के लिए, हिटमैन हिमांशु जी के लिए बिगुल रहे हैं। उससे पहले एक बार जो खबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती दिख रही है वेदांता को लेकर, दीप जरा एक बार पूरी डिटेल में खबर बता दें। वेदांता के लिए ये बड़ी खबर आती दिख रही है कि पेरेंट कंपनी ने अपना डेट रिडक्शन किया, जरा एक बार ये खबर पूरी बता दें दर्शकों को। बिल्कुल सर, तो ये खबर आई थिंक सुबह भी कुछ रिपोर्ट कर रही थी कि कंपनी ये प्लान कर रही है करने के लिए, और खबर अभी आपकी स्क्रीन पर जो आती हुई दिख रही है, नेट कर्ज में $200 करोड़ की कमी करने वाले हैं। ये पेरेंट लेवल पर भी हो सकता है, ये आपके लिए खबर आ रही है। पिछले 11 महीने में नेट डेट जो है वो इन्होंने $200 करोड़ से कम करी है। तो बड़ा डेवलपमेंट आ रहा है। ये ग्लोबल लेवल पर आप वेदांता पर रखिए नज़र, क्योंकि सुबह ये खबर चली थी कि वेदांता PLC जो इनकी ग्लोबल कंपनी है, यूके लिस्टेड कंपनी है, वहाँ से आपने ये डेवलपमेंट होते हुए देखा है। बट नॉनदलेस इंडियन आर्म के लिए भी पॉजिटिव है, डेट रिडक्शन है। वैसे भी हमने देखा है सर, कोरोना के बाद से एक कमोडिटी सुपर साइकिल आया था जिसमें इन कंपनीज का बढ़िया मुनाफा रहा। आपने भी कई बार इस स्टॉक को ट्रैक किया है, और जब उसकी एक ड्रीम रन आई थी तो लगातार हमारे भी रेडार पर था, बढ़िया डिविडेंड भी दिए हैं। बट साथ ही जो इनकी पेरेंट है वेदांता रिसोर्सेज, उन्होंने अपने कर्ज में कमी करी है और बड़े अमाउंट से करी है सर। $200 करोड़ की अगर आप बात करें
तो बहुत ही बड़ा अमाउंट निकल कर आता है इनके लिए। जी दीप, ये बड़ा पॉजिटिव है वेदांता के लिए। दो वजह से पॉजिटिव है। पहली चीज़ तो ये समझा दूं कि ये जो लोकल वेदांता हमारे यहाँ जो वेदांता लिमिटेड जो कंपनी लिस्टेड है उसमें डेट कम नहीं हो रहा है, ये पेरेंट लेवल पर कम हो रहा है वेदांता पीएलसी। लेकिन पेरेंट लेवल पर डेट कम होना ही अपने आप में पूरे ग्रुप के लिए अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता है हिंदुस्तान जिंक और वेदांता बड़ा डिविडेंड देते हैं, इसीलिए कि उनकी पेरेंट कंपनी को कैश की ज़रूरत होती है अपने डेट रिपेमेंट करने के लिए। तो उनका डेट कम होना अपने आप में एक बड़ी फ़ायदे की बात है। और ये जो $2 बिलियन का डेट कम कर रहे हैं, यानी कि करीबन समझ लिए 15-16 हज़ार करोड़ 17 हज़ार करोड़ का डेट कम कर रहे हैं, ये समय से पहले कम कर रहे हैं। और ये डेट का इनका करीबन 12 से 15% हिस्सा होता है। जो टोटल डेट है इनका, उसका 12 से 15% डेट ये समय से पहले कम करते हुए दिख रहे हैं। यानी कि जो एक कई बार वैसे तो पहले बुरे से बुरे समय में हुआ नहीं, अब क्या होगा, लेकिन एक वो मन में हमेशा वो डेट को लेकर डर रहता है। वो डिफ़ॉल्ट रिस्क जो रहती है ना, वो वेदांता ग्रुप को लेकर लगभग इस रीपेमेंट के बाद इस काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। कि अगर आपने समय से पहले डेट का रीपेमेंट किया तो ये कैश फ्लो की ताकत दिखा रहा है, ये आप समझ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मार्केट इसे बड़ा पॉजिटिव लेगा और ये एक अच्छी खबर ग्रुप के लिए है। और विशेषकर वेदांता की जो पेरेंट कंपनी है, होल्डिंग कंपनी है वेदांता पीएलसी, उसके लिए इसे एक अच्छी खबर के तौर पर आप देख सकते हैं। ये आप साफ नज़र आएगा आपको। तो ये है आपके लिए वेदांता। और एक बार जल्दी से वेदांता के चार्ट्स पर भी राय ली जाए, जरा एक बार देख लेते हैं कि किस तरह के चार्ट्स नजर आ रहे हैं। सुमित जी जरा चार्ट्स देखिए, राय दीजिए। अनिल जी, वेदांता के अंदर फिलहाल पोजीशंस होल्ड करके चल सकते हैं। कल का जो हाई है वो जस्ट अभी स्टॉक न्यूज के बाद ब्रेक कर रहा है, तो 314 315 के ऊपर वेदांता सस्टेन करता है तो ये पॉजिटिव साइन होगा। और फिर ऊपर में 318 से 320 तक के लेवल तो इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिलेंगे। और मार्केट्स में एक अच्छी तेजी आई तो वेदांता में ये रैली कंटिन्यू रहेगी और ऊपर में और अच्छे मूव देखने को मिलेंगे। फिलहाल जिन्होंने पोजीशंस बनाई है वो लोग होल्ड करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए 310 के आसपास का, और ऊपर में 315 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे 320 रुपए तक के लेवल वेदांता में ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। तो ये है आपके लिए वेदांता पर राय। आइए हिमांशु जी के लिए बिगुल मेरे ख्याल से बाकी था। हिमांशु जी बताएं सर आपकी पिक। जी अनिल जी, तो अनिल जी शॉर्ट का काउंटर है मेरे रडार पे जो आया है और बिकवाली करनी है इंडिगो के फ्यूचर्स में। करंट लेवल्स लगभग 1966 रुपए के आसपास के हैं, तो 1900 करंट लेवल्स पर पोजीशन बनाई जा सकती है। अगर कोई उछाल मिलता है 1972 1975 तक तो पोजीशन को ऐड किया जा सकता है। 2000 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और नीचे में अनिल जी मुझे लगता है कि स्टॉक में 1900 रुपए के लेवल भी टूटते हुए नजर आ सकते हैं, यानी कि 1900 रुपए की तरफ के टारगेट्स लगाकर यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनाकर चलने की सलाह है। चार्ट्स अनिल जी काफी कमजोर होते हुए नजर आए हैं। लगभग 5-6 दिनों की साइडवेज कंसोलिडेशन से क्लासिकल फ्लैग फॉर्मेशन से ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आया है। ह्यूज ओआई बिल्डअप बनता हुआ नजर आया है फ्यूचर्स में। मुझे लगता है कि यहाँ पर वीकनेस परसिस्ट होती हुई नजर आ सकती है और स्टॉक आने वाले दिनों में 1880 की तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है। 1880 1900 तक जाने की तैयारी है इसकी इंडिगो की, और यहाँ पर चार्ट्स हो रहे हैं कमजोर। हिमांशु जी एनी आइडिया कि क्यों इंडिगो इतना कमजोर हो रहा है? जस्ट गेस। नहीं अनिल जी, स्पाइस जेट की तो कल कोई न्यूज सुनी थी चैनल पर, लेकिन इंडिगो के बारे में कोई आइडिया नहीं है। क्या हुआ स्पाइस जेट को? स्पाइस जेट को क्या हुआ कल? वो अनिल जी जो फॉर्मर प्रमोटर्स थे उनको तरफ कुछ पेनल्टी थी, कुछ 250 करोड़ की, कल मैं सुन रहा था न्यूज पर। तो वो क्या बात है, आई एम इम्प्रेस हिमांशु जी। चार्ट्स के साथ साथ न्यूज पे भी खबर पूरी नजर रखते हो एकदम, क्या बात है। लेकिन आज किस वजह से इंडिगो थोड़ा सा ढीला नजर आ रहा है, वजह जानना चाहते हैं आप? बताइए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, वजह यह है कि किसी का फायदा किसी का नुकसान। ठीक है, फायदा किसका है जरा वो समझ लीजिए। कुशल हमारे साथ तैयार है एक ऐसी खबर पूरी आपको डिटेल में बताने के लिए। खबर वैसे पता है, लेकिन डिटेल में बताने के लिए कि किस वजह से एविएशन सेक्टर के बाकी एयरलाइंस और बाकी कंपनियों की हालत थोड़ी सी ढीली होती दिख रही है, पसीने छूटते नजर आ रहे हैं। कुशल हमारे साथ है। कुशल बताइए क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं एविएशन सेक्टर में ऐसे बड़े बड़े वाले? देखिए बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट होता हुआ दिखा है अनिल सर, और इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि एयर इंडिया इन्होंने यहाँ पर
सबसे बड़ी डील की है एविएशन सेक्टर में, और वो भी इंडिया लेवल पे नहीं, ग्लोबल स्तर पर। और ये इन्होंने ऑर्डर दिया है एयरबस और बोइंग को, कुल मिलाकर 470 एयरक्राफ्ट्स का। ये अपने आप में काफी बड़ा ऑर्डर है। और अगर आप जितनी भी अमेरिकन एयरलाइंस या फिर इंडिगो पार्टनर्स, यूनाइटेड एयरलाइंस, किसी भी एयरलाइन जिन्होंने पहले अपने ऑर्डर्स दिए हैं, उनको भी काफी कंफर्टेबली बीट करता हुआ नजर आया है। अब इससे क्या हो रहा है कि इनकी जो डील, एक तो पहले डील साइज में आपको बता दूं, जो लिस्ट प्राइस है उस पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि $70 बिलियन से ज्यादा की ये डील होती हुई दिखी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली FY24 के अंत तक ये 50 एयरक्राफ्ट भी अगर जोड़ते हैं तो इनकी कैपेसिटी 50% से ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। और अगर ऐसा होता है तो ये तो क्लियर कट है कि यहां पर इंडिगो जो कि मार्केट लीडर है, उसकी मार्केट शेयर कम होने की संभावना बढ़ जाती है। और इसी वजह से आज आप देखिए इंडिगो 3.5% तक लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 56% से ज्यादा का मार्केट शेयर इनके पास अक्टूबर नवंबर में था। अभी एग्जैक्ट दिसंबर का जो डेटा है उसमें 54.9% के मार्केट शेयर ये होल्ड करते हैं। जहां तक टाटा ग्रुप की बात है, ओवरऑल ये लगभग 25% से ज्यादा का इनकी मार्केट शेयर है। और यहां पर एयर इंडिया ने जिस तरह की ये डील की है उसके बाद इनका मार्केट शेयर तो बढ़ना स्वाभाविक है। और अगर ऐसा होता है तो क्लियर कट सबसे बड़ा हिट इंडिगो को ही लगता हुआ नजर आएगा। यही नहीं, 16 साल पहले एयर इंडिया ने इसके पहले एयरक्राफ्ट परचेज किए थे। तो जब से ओनरशिप चेंज हुई है सरकार से, अब टाटा ग्रुप ने जो ली है यहाँ पर अपनी जो हिस्सेदारी है, पूरा का पूरा ओनरशिप स्ट्रक्चर चेंज किया है, मैनेजमेंट चेंज किया है। तो इसके बाद ये क्लियर कट अब दिख रहा है कि यहाँ पर इंडियन एविएशन स्पेस में एयर इंडिया कमाल करने को तैयार है। एयर इंडिया जबरदस्त मेगा ऑर्डर आते हुए दिखा है। धर्मेश जी, ऑफ कोर्स एक नियर टर्म इंपैक्ट तो हम नेगेटिव देख रहे हैं बाकी एयरलाइंस के लिए कि एयर इंडिया अब कंपटीशन बढ़ाने वाला है, प्राइवेट हैंड्स में आ गया है। बट क्या मायने रखे सर इसके एविएशन सेक्टर की ग्रोथ को लेकर? अगर एयर इंडिया इतना कॉन्फिडेंट है कि सेक्टर आगे जाकर ऐसी ग्रोथ दिखाएगा कि उन्हें 460-470 प्लेन्स का ऑर्डर देना पड़ रहा है, तो आगे का क्या आउटलुक बनता है स्पेस के लिए? देखिए, ग्रोथ आउटलुक तो जरूर पॉजिटिव है, तभी इतना बड़ा ऑर्डर दिया है। बट इसमें जो खास बात ये है कि अगर 70 बिलियन टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, अराउंड 5.5 लाख करोड़ का ऑर्डर बुक है। सो इतने पैसे को इक्विटी डेट फंडिंग से पहले तो जुगाड़ करना होगा, प्लस इसको सर्विसिंग करनी होगी। तो मुझे लगता है कि एज फार एज पैट इज कंसर्न, वहाँ तो जो पहले का सिनारियो हुआ करता था कि ऑपरेटिंग लेवल पे ये लोग एयरलाइंस पैसे बनाते थे, बट नेट प्रॉफिट लेवल पर सबको लॉस होता था, बिकॉज डेप्रिसिएशन काफ़ी ज़्यादा पैसा खा के जाता था। और ये वर्ल्ड वाइड हिस्ट्री रही थी। तो मुझे लगता है सेम इज गोइंग टू बी रिपीटेड। इन अ वे इट्स नेगेटिव फॉर ऑल द एयरलाइंस जो लिस्टेड स्पेस में है। कैश प्रॉफिटेबिलिटी रह सकती है, बट नेट प्रॉफिटेबिलिटी कैसे आएगी ये कैलकुलेट करना काफ़ी डिफिकल्ट है। मेरे हिसाब से ये ओवरऑल शेयर प्राइस के हिसाब से इट्स अ बिग नेगेटिव फॉर द एयरलाइंस सेक्टर। डिफिकल्ट रहेगा इनको पैसा बनाना इस सेगमेंट में। डिफिकल्ट रहेगा पैसा बनाना इस सेगमेंट में, बट ऑर्डर बहुत बड़ा है। और जो कमेंट्स आए हैं एयरबस की तरफ से, बोइंग की तरफ से, यूएस के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब की तरफ से, फ्रांस के प्रेसिडेंट की तरफ से, वो काफ़ी पॉजिटिव रहे हैं। अब भारतीय कंपनीज की वजह से आप इन ग्लोबल डेवलप्ड इकोनॉमीज में जॉब क्रिएशन देखने वाले हैं, तो ये बड़ी बात आपके लिए आती है। देखिए, बट मेगा ऑर्डर है $35 बिलियन का, और ऑफ कोर्स एविएशन सेक्टर पूरा का पूरा फोकस में रहने भी वाला है। फोकस में कुछ और काउंटर्स भी आपको आते हुए दिख रहे हैं। एक बार वागले साहब से भी बात की जाए, और वो है मैक्स फाइनेंशियल। वागले साहब, मैक्स फाइनेंशियल का जरा चार्ट देखें सर। अभी एक थोड़ा स्पाइक आते हुए दिखा है, स्टॉक भी थोड़ा एक्शन में दिख रहा है। 1.5% ऊपर आया है, 730 का लेवल, डेज हाई पर मैक्स फाइनेंशियल सर। दीपांशु, पिछले 3 या 4 दिन से एक रेंज में था, हल्की सी गिरावट आई थी, अभी ये बाउंस बैक है। इसमें मोमेंटम तब आएगा जब ये 750 के पार निकलेगा, और ये बहुत ज़्यादा हाई मोमेंटम स्टॉक है, थोड़ा सा हल्का सा इलिक्विड भी है। तो ये डे ट्रेडिंग के लिए ये स्टॉक लिया नहीं जा सकता। लेकिन अगर 750 निकाल देता है, आज निकालेगा या मे बी कल, मुझे नहीं पता, अगर निकलता है तो ही मुझे इंटरेस्ट होगा, क्योंकि फिर ये सीधा 820 तक वन वे जा सकता है, वो भी एक ही दिन में। अगर मूव आई तो फिर बड़ी मूव आएगी, एक रेंज से बाहर निकलने दीजिए। ज़्यादा इसमें ट्रेडिंग के मौके मिलते नहीं हैं, बट अगर मूव आएगी तो फिर अच्छी वाली मूव आपको आती दिख रही है। बट फिलहाल डेज हाई पर मैक्स फाइनेंशियल आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है, तो इस काउंटर पर भी रखें नजर। पावर स्टॉक्स की बात हो रही थी, एक और पावर काउंटर जो मूव में है CESC। हालांकि टोरेंट पावर जितने इसके खास नतीजे नहीं थे,
बट अच्छे नतीजे इसके भी आए थे, सुबह हमारे रेडार पर भी था। और सुमित जी अभी थोड़ा मोमेंटम पकड़ रहा है CESC, जरा ऐसे भी देखें सर, पहले एक ट्रेडर फेवरेट स्टॉक हुआ था काफी समय से थोड़ा इग्नोर्ड है, क्या रहा है इस पे? मोमेंटम तो आ रहा है दीपांशु, पिछले 4 दिनों से स्टॉक ने लोअर लेवल से ऑलमोस्ट 10% का मूव दिखाया है और 75 के ऊपर निकला है, तो स्टॉक के अंदर यहां से 80 रुपए तक का मूव CSC में देखने को मिल सकता है। 80 का लेवल टूटेगा, उसके बाद ही इसके अंदर फ्रेश मोमेंटम बनेगा। जिन्होंने पोजीशंस बनाया वो लोग होल्ड करें। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 74 रुपए का नीचे में लगाए, ऊपर में 80 रुपए और 80 के बाद 85 रुपए तक के लेवल CSC में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। अच्छी मूव आ रही है और यहाँ से थोड़ा और एक्शन भी CESC आपको दिखा सकता है। पेशेंस रखिए और स्टॉक पर मोमेंटम भी आप पकड़ सकते हैं। तो थोड़े थोड़े और स्टॉक्स एक्शन में आ रहे हैं सर, और स्पेशली पावर स्पेस में आज मोमेंटम है टोरेंट के अच्छे नतीजों के बाद। अच्छा एक्शन पावर स्टॉक्स में, और अच्छे एक्शन में 2 स्टॉक और आने वाले हैं दीप। अब आप पूछे कौन से, तो आप पूछे उससे पहले बता दूं कि मुझे नहीं पता है सेठी साहब को। बिगुल सेठी साहब के लिए सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर क्या है इरादा? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, 2 स्टॉक कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करनी है। हेलो हेलो, पहला बताओ सर। हाँ बताओ। आपकी आवाज चल गई तो वेट कर रहा था। अनिल जी, जो पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है इंडिया निप्पॉन इलेक्ट्रिकल, जो अभी 364 के लेवल पे ट्रेड करता है। ये कंपनी एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है जो कि इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम्स बनाती है 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स के लिए। इसके अलावा पोर्टेबल इंजन बनाती है और ये क्लाइंट लिस्ट बहुत ही जबरदस्त है। TVS मोटर्स है, हीरो मोटो है, फिर आपके पियाजियो इन सबको कैटर करती है। और ये कंपनी एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन लुकास TVS और एक जर्मनी का ग्रुप है माले ग्रुप। वो अपनी जापानीज सब्सिडियरी के थ्रू इसमें अराउंड 19.5% स्टेक ओन करती है। बाकी सॉलिड फंडामेंटल्स है, वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता है। 16-17 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है, जबकि इस सेक्टर में आमतौर पे इस तरह के स्टॉक 50 के ऊपर के मल्टीपल पे ट्रेड करते हैं। एक जीरो डेट कंपनी, हाल ही में दिसंबर 22 के रिजल्ट आए, रिजल्ट बहुत ही अच्छे थे और प्रोमोटर्स की अच्छी खासी 70.39% की हिस्सेदारी है। कोई प्लेज नहीं है, रेगुलर इंटरवल्स पे प्रोमोटर्स ने हिस्सेदारी बढ़ाई है। मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से अच्छा कर सकता है। 380 का शॉर्ट टर्म टारगेट है, 358 का स्टॉप लॉस रखता है। 358 के स्टॉप लॉस के साथ करें खरीदारी। इंडिया निप्पॉन्स इलेक्ट्रिकल्स, ये है स्टॉक सेठी साहब की पसंद का। बताएं सर दूसरा स्टॉक। दूसरा स्टॉक अनिल जी आज एक सीमेंट सेक्टर का स्टॉक है, कई बार मैंने रिकमेंड किया हुआ है। NCL इंडस्ट्रीज, जो अभी 174 के लेवल पे ट्रेड करता है। ये कंपनी सिकंदराबाद बेस्ड एक सीमेंट कंपनी है, जिनका एक पॉपुलर नागार्जुन सीमेंट नाम का ब्रांड है, जो कि अराउंड 2.7 मिलियन टन की सीमेंट की कैपेसिटी है। अराउंड 1800 डीलर्स है इनके साउथ इंडिया में। और इसके अलावा बिल्डिंग मटेरियल्स बनाती है, जिसमें सीमेंट बोर्डेड पार्टिकल बोर्ड्स बनाते हैं, जो कि रूफ्स और पार्टीशंस में काम आते हैं। फिर UPVC विंडोज है, रेडीमेड डोर्स है, ये सब बनाती है। 2 हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं, जिसमें इन्होंने स्टेट डिस्कॉम्स के साथ PPA साइन करे हुए हैं। और जिस तरह से सीमेंट सेक्टर पे एक पूरा बाजार बुलिश है, मुझे लगता है स्टॉक अच्छा करेगा। और सरप्राइजिंगली इस क्वार्टर के हम देख रहे हैं कि बाकी सीमेंट कंपनियों के नतीजे इतने अच्छे नहीं आ रहे, बट इस कंपनी ने अभी हाल ही में अपने नतीजे पेश किए। नतीजे बहुत अच्छे थे। इस क्वार्टर के 19 करोड़ का पैट था, जो पिछले साल 14 करोड़ का पैट था। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 2 करोड़ के पैट के सामने 19 करोड़ का पैट था। प्रोमोटर्स भी रेगुलर इंटरवल पे ओपन मार्केट से इसमें हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से अच्छा करेगा, इसमें खरीदारी करने की सलाह। 190 का शॉर्ट टर्म टारगेट है, 168 का स्टॉप लॉस। परफेक्ट, तो ये है आपके लिए NCL इंडस्ट्री। लेकिन इंडिया निप्पॉन पर एक बार फिर से आपसे राय लेना चाहता हूँ। 380 का टारगेट है, 375 के आसपास स्टॉक ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। सेठी साहब कुछ रिवाइज करना चाहेंगे? हाँ अनिल जी, स्टॉक में मूव आ गया। 364 के लेवल पर रिकमेंड किया, अभी 374-75 हो गया। अनिल जी एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी है, मुझे लगता है 390-395 तक के लेवल्स शॉर्ट टर्म में आ सकते हैं। तो अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते हुए इसमें बने रहने की सलाह रही है आपके लिए। NCL इंडस्ट्रीज और साथ ही सेठी साहब की तरफ से इंडिया निप्पॉन इलेक्ट्रिकल्स। थोड़ा अब आप अगर चाहें तो टारगेट रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि एंट्री प्राइस आपका काफ़ी हाई लेवल्स पर है। तो 390 और 395 का एंट्री लेवल आता है, या फिर थोड़े डिप का इंतजार करें और फिर आप एंट्री कर सकते हैं। बट 2 बेहतरीन कैश कॉल्स
सिटी साहब की तरफ से। आइए 2:30 भी बज चुके हैं और लेते हैं अनिल जी की मार्केट स्ट्रैटेजी। सर 75 अंक नीचे हैं डाउ फ्यूचर्स, 40 अंक नीचे हैं नैस्डैक फ्यूचर्स। तो डेज लो से अच्छी रिकवरी आप अमेरिकी फ्यूचर्स में देख रहे हैं। आई थिंक उसका थोड़ा इंपैक्ट हमारे निफ्टी पर भी आ गया क्योंकि 950 पर निफ्टी भी आ गया है। तो डेज लो से आपको रिकवरी दिख रही है अमेरिकी फ्यूचर्स में। 75 अंकों की रिकवरी अभी आपको पिछले कुछ मिनटों में डाउ फ्यूचर्स में आती हुई दिखी है। यूरोप में भी मिला जुला कारोबार है, जहां पर फ्रांस और जर्मनी के बाजार आधा % पॉजिटिव ट्रेड आपको करते हुए दिख रहे हैं। कच्चा तेल दबाव है 1.5% नीचे, रुपए पर 7 पैसे की कमजोरी है। बताएं सर क्या करना है इस समय? पहले आप बताओ, पहले क्या सुनना है, अच्छा या खराब? अच्छा सुनना है सर पहले तो। वैसे मेरा पूछना ही गलत था, क्योंकि आप हमेशा ज़्यादातर अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड ये कि अच्छी वाली चीज़ पहले सुनना चाहते हैं। ओके, तो अच्छी चीज़ ये दीप कि आज फिर से 17,900 के ऊपर निफ्टी बंद होने को तैयार है, यानी कि क्लोजिंग आपकी 17,900 के नीचे होगी, इसकी संभावना बहुत कम है। वजह बता दूं, 17,900 के पुट पर करीबन 1.5 करोड़ शेयर है जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, जिसमें से 80 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। यानी कि पुट राइटर वो लोग होते हैं जो तेजी की पोजीशन बनाते हैं, पुट बेचते हैं और प्रीमियम कमाते हैं। ये मानकर चल रहे हैं कि आज आप 17,900 के नीचे बंद नहीं होंगे, और उस लिहाज से 17,900 पर भारी भरकम पुट राइटिंग की है, राइट। तो पहली चीज़ तो ये हुई कि अगर आप नीचे झुक के देखेंगे, वाह, बस 40-50 मिनट की रिस्क है, ये क्या रिस्क हुई, इतनी तो ले सकते हैं। तो उस लिहाज से आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है। अपसाइड कितनी बन सकती है? अपसाइड फिलहाल 18,000 18,025 तक की ही दिख रही है, इसके ऊपर की नहीं दिख रही, क्योंकि 18,000 के कॉल पर भी 1 करोड़ 32 लाख शेयर हैं, जिसमें से 65 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। तो 100 पॉइंट की रेंज में ही आपका हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, 17,900 18,000। सो फ्रेश तेजी तब बनेगी जब आप 3:05 के पहले 18,025 के ऊपर निकलकर टिक जाएं, जिसकी संभावना थोड़ी सी कम है, अनलेस कि डाउ फ्यूचर ही बिल्कुल पलटी मार दें, जैसा 125 पॉइंट से 75 रह गया, 75 से पूरा फ्लैट हो जाए या पॉजिटिव होने की कोशिश करें, तब तो आप 18,000 18,025 के आसपास जा सकते हैं। लेकिन वो होता है ना दीप कि जो भी बड़ा लेवल होता है, एक तो डेटा के लिहाज से, दूसरा साइकोलॉजिकल लेवल, वहाँ पर एक बार तो रुकते ही हैं। तो 18,000 18,025 मेरा ये मानना होगा, पहली बार वहाँ पहुँचे तो उतना उसको सम्मान देते हुए वहाँ प्रॉफिट बुक करना चाहिए, फिर से नीचे आने का इंतजार आप कर सकते हैं। सो ये आपके लिए रेंज होगी दिन के लिए, नीचे 17,900, ऊपर 18,000 18,025 आज के लिए डेटा में साफ नजर आ रहा है। अब आइए बैंक निफ्टी, इतने ही इंटरेस्टिंग डेटा है बैंक निफ्टी के भी। 41,500 यहाँ पर पुट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, 57 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। मजे की बात देखिए दीप, यहाँ पर भी 100 पॉइंट की रेंज में ही हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। कॉल्स में जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो 41,600 के आसपास है, 49 लाख शेयरों का। अब जो डेटा बैंक निफ्टी में बन के आ रहे हैं वो बहुत ही मतलब कहना चाहिए कि साफ भी दिख रहे हैं और साफ होने के साथ साथ कंफ्यूज्ड भी। अब आप बोलेंगे दोनों चीज़ें एक साथ कैसे हो सकती है, कि या तो डेटा साफ ही हो या कन्फ्यूजन हुई हो। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। 41,300, 41,400 और 41,500, ये 200 पॉइंट की रेंज जो हुई 41,300 से 41,500 है, इस रेंज में जबरदस्त पुट राइटिंग होकर रखी है, यानी कि बार बार बैंक निफ्टी यही सपोर्ट लेगा, ये डेटा में साफ दिख रहा है। इस 200 पॉइंट की रेंज में, 200 पॉइंट की रेंज मतलब 3 स्ट्राइक प्राइस होगी ना, 300 400 500, तो 41,500 और इसके नीचे जैसे आएंगे खरीदारी होना शुरू होगी बैंक निफ्टी में। अब ऊपर की तरफ आइए, 41,500 से 41,700, 41,500, 600 और 700, इन 3 स्ट्राइक प्राइस पर जबरदस्त कॉल राइटिंग होकर रखी है। और इसका मतलब है कि ये 200 पॉइंट की रेंज, जब आप 41,500 700 की रेंज में आएंगे, आपके लिए थोड़ी बिक वाली होती दिखेगी। और इसीलिए बचे हुए समय के लिए 41,500 मेक और ब्रेक लेवल है। कोशिश आज पूरी होनी चाहिए कि वापस हम 41,500 41,550 के ऊपर बंद हैं, लेकिन देखते हैं होता है या नहीं होता है। सो रेंज बड़ी टाइट है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में, लेकिन बैंक निफ्टी भी न 41,300 के नीचे जाने की जल्दी है, न 41,700 को पार करने की हड़बड़ी है, और बीचों बीच में यही ट्रेड कर दे रहा है। तो आज डायरेक्शन लेने के लिए हम निफ्टी पर फोकस करेंगे। क्या निफ्टी 17,975 से 18,025 की रेंज में पहुंच सकता है, जिसकी संभावनाएं बनती हुई दिख रही है। तो निफ्टी में थोड़ा सा माहौल ज़्यादा पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी 200 पॉइंट इधर, 200 पॉइंट इधर, मिडल में 41,500, इस रेंज में फंसा हुआ ही रहेगा। इसको 3:30 बजे तक इससे बाहर निकलने की कोई जल्दबाजी अभी तक दिख नहीं रही, ये आपको डेटा बता रहे हैं। जी दी, पूरी कोशिश है निफ्टी की रेंज से बाहर निकलने की। इस समय डेज हाई पर आ गया, 950 का लेवल अभी क्रॉस किया। देखते हैं
कल की तरह के आज भी निफ्टी अच्छी लीडरशिप दिखा सकता है और फिर वहां से आपको मूव आती हुई दिखेगी, यानी बैंक निफ्टी भी कोशिश कर रहा है। और कुछ कॉल्स भी आ रही हैं एक्सपर्ट्स की तरफ से। बिगुल हिमांशु जी के लिए, हिटमैन हिमांशु। बताएं हिमांशु जी। दीप, क्लियरली आईटी, लार्ज कैप और मिड कैप आईटी दोनों ही स्पेस में खरीदारी देखने को मिल रही है। और यहाँ पर एक स्टॉक जो कि काफी समय के बाद एक अर्ली सिग्नल दे रहा है कि शायद बॉटम आउट होता हुआ नजर आ रहा है और एक बड़ा बॉटम बन चुका है, वो स्टॉक है बिरला सॉफ्ट का। काफी लंबे समय से यहाँ पर लगातार एक लोअर हाई लोअर लोस का सीक्वेंस बनता हुआ नजर आया था, लेकिन ये जो फाइनल गिरावट देखने को मिली थी कुछ दिनों पहले, उसकी जिस तरह से रिकवरी देखने को मिली है, मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं ये अर्ली इंडिकेशंस है कि शायद स्टॉक अपना एक मीडियम टर्म के लिए बॉटम बना चुका है। शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से बिरला सॉफ्ट में खरीदारी करके चलें। करंट लेवल 294 रुपए के आसपास है। 289 यानी कि 290 रुपए से 1 रुपए कम का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 305 रुपए का पहला टारगेट और 315 रुपए का दूसरा टारगेट मुझे ऐसा लगता है कि 1 से 2 दिनों में देखने को मिल सकता है। बिरला सॉफ्ट में खरीदारी करके चलने की सलाह है। खरीदारी आईटी पर रखें नजर। यहां पर एक मूव आ रही है, बट इंटरेस्टिंगली मेटल्स में पिछले 10 मिनट में आपने खरीदारी देखी है। नैल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील एंड टाटा स्टील, इन्हें पुलअप करिए। यहां पर आपको थोड़ा मोमेंटम बनते हुए दिखा है। जय ठक्कर भी हैं हमारे साथ, उनका भी करते हैं स्वागत। जय, गुड आफ्टरनून। टाटा स्टील को जरा देखिए, अभी पिछले कुछ देर में खरीदारी यहां पर आती हुई दिखी है। हल्की सी मूव आई है, बट जरा देखें 110 का लेवल अभी अभी टाटा स्टील ने टच किया है। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीपांशु एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। वेल मेटल्स का जहाँ तक सवाल है दीप, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको बाउंस बैक देखने मिल सकता है। पॉज लिया है मेटल इंडेक्स ने, सपोर्ट फाइंड किया है समवेयर अराउंड 5700 की रेंज में। और मुझे ऐसा लग रहा है कि टाटा स्टील ने लगभग 3 दिनों से अगर आप देखें दीप, तो यही 108 110 के आसपास का एक बेस बना रहा है। एक हल्का सा बाउंस बैक 112 113 रुपये तक का हमें देखने मिल सकता है, एंड उसके बाद लगभग 115 तक आपको देखने मिल सकता है। कुछ बहुत बड़ा मूव मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ मेटल्स में दीप, पर एक छोटा सा बाउंस बैक तो डेफिनेटली आ ही सकता है मेटल्स में, खास करके टिस्को में, जहाँ पे 113 से लेकर 115 तक के लेवल्स आपको देखने मिलेंगे। और दीप एक कॉल भी है, अगर आपकी अनुमति हो तो वहाँ पे एक जैकपॉट भी देना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, जय के लिए जय का जैकपॉट। बताएं जय। दीप, टेक महिंद्रा का फ्यूचर्स बाई करने की मेरी सलाह है। ऑप्शंस में तो काफ़ी बढ़िया मूव हमें ऑलरेडी आते हुए देखने मिला है, बट देन टेक महिंद्रा का फ्यूचर्स ये लेवल्स पर खरीदा जा सकता है। इसका लेवल्स चल रहा है अराउंड 1072, सो 1072 पर ये आप खरीदें। स्टॉप लॉस होगा 1040 का, सो 32 पॉइंट्स का आपका एक डाउन साइड रिस्क बनेगा। बट टारगेट्स दीप जो ऊपर के निकल कर आ रहे हैं वो है 1122, ये पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट लगभग बनेगा 1155 का। 1122 1155 ये दो टारगेट्स के लिए आप खरीदे टेक महिंद्रा का फ्यूचर्स। मुझे रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव काफ़ी अच्छा लग रहा है। आज ज़बरदस्त लॉन्ग एडिशंस यहाँ पे देखने मिल रहे हैं, वॉल्यूम के साथ एक रेंज में से ब्रेकआउट हमें देखने मिल रहा है। बेस सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हुआ है दीप, और इसके मोमेंटम इंडिकेटर्स में भी एक अच्छा पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने मिला है। सो एट ऑल द टेक्निकल्स एंड डेरिवेटिव पैरामीटर्स यहाँ पे एक बढ़िया आपको एक अपवर्ड ट्रेंड देखने मिल सकता है। ओके, तो टेक महिंद्रा का फ्यूचर खरीदें 1040 के स्टॉप लॉस के साथ। 1122 और 1155 ये है दो टारगेट। दीप, आज तारीख क्या है? आज 15 फरवरी है, राइट? 15 ही है ना? जी सर, आज 15 फरवरी ही। कोई खास इस आज की डेट की कोई विशेष महत्व? आई डोंट नो सर, अर्निंग सीजन खत्म हो गया, आई थिंक हमारे लिए तो वही इंपॉर्टेंट है बस। हाँ, काम खत्म हुआ, ओके। लेकिन आज का तो पता नहीं, कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट था, वैलेंटाइंस डे, और उसको खत्म हुए अभी 24 घंटे भी ढंग से नहीं हुए। और देखिए, आशीष चतुर्वेदी ने बड़े ही उतावले होते हुए एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च तैयार की है। 2-4 दिन भी रुकना उन्होंने ठीक नहीं समझा। उन्होंने कहा कि अभी दिन ढंग से खत्म हुआ नहीं, आपके सामने वो बहुत बढ़िया डेटा रखना चाहते हैं कि वैलेंटाइंस डे के दिन क्या हुआ, क्या खरीदा गया, क्या बेचा गया, लोग कहाँ घूमने गए। तो पूरी डिटेल्स आशीष के पास है, चैनल चेक के साथ। आशीष बताएं। सर, चैनल चेक तो नहीं किया, मैं पूरे दिन ऑफिस में ही था।
जी अच्छा, बाय द वे एक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा हमारे सारे एक्सपर्ट्स को भी एक बार जरा स्क्रीन पे लाइए और मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि कौन कौन इस बात से सहमत है कि ऐसा होना चाहिए हर ऑर्गेनाइजेशन में या नहीं। सारों को एक बार दिखाइए, जो भी अपने पैनल में, जय हैं, सुमित हैं, हिमांशु हैं, वागले साहब हैं, इन सब से धर्मेश जी भी हैं। देखो, एक ऑफिस में ऐसा क्या सर्कुलर निकाला जाना चाहिए कि वैलेंटाइंस डे के दिन जो आदमी छुट्टी ले जल्दी घर जाए या लेट ऑफिस से आए। एचआर की तरफ से क्या एक ऐसा मैसेज सबको दिया जाना चाहिए कि जो भी ऑफिस लेट आ रहा है, घर जल्दी जा रहा है या फिर छुट्टी ले रहा है, उसकी जानकारी उसकी स्पाउस को, बेटर हाफ को दी जाएगी। ये आइडिया कैसा है जी? सुमित जी, विशेष टिप्पणी आपकी। अनिल जी, मैं तो घर ही जाता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है अनिल जी, देने में एकदम बढ़िया है और देना भी चाहिए और पता भी रहना चाहिए अपने पार्टनर को कि किधर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो मेरे तो कोई दिक्कत नहीं अनिल जी, मैं तो घर ही जाता हूँ। आपने बोलने की जल्दी तो नहीं की, चेहरे तो ऐसे उतरे लग रहे थे सबके। ये क्या आइडिया दे दिया आपने एचआर को? जी वागले साहब। अनिल जी, ये निर्भर करता है कि आपका स्टेटस क्या है। आप शादीशुदा है, उसमें भी कितनी कैटेगरी है। 5 साल के अंदर आपकी शादी हुई है, 10 साल के पार शादी हुई है, या दीप के जैसे आप सिंगल है, दीप या आशीष के जैसे, तो उनको अलग अलग तरीके से देखना चाहिए। ओह माय गॉड, इतनी डिटेल रिसर्च वागले साहब का पूरा अनुभव जोंक दिया है इसमें वागले साहब ने। जी जय, बताइए। अनिल जी, मेरा तो बहुत ही एक सिंपल सा जवाब है। जो आपने कहा कि उनकी बेटर ऑफ या तो स्पाउस को बता देना चाहिए, और अगर स्पाउस कंफर्म करे कि हाँ हमारे साथी था अनिल जी, तो दूसरे दिन छुट्टी दे देनी चाहिए। वाह, क्या बात है। मतलब ताकि आप दूसरे दिन किसी और के साथ जा सके। जय, गजब कर रहे हैं आप। वाह। अरे नहीं ऐसा। ओके। चलिए, आशीष तैयार है। आशीष, कल वैसे आप कितना बजे निकले थे? सर मैं 4 बजे के करीब निकला सर। ओके, बिल्कुल परफेक्ट, सही टाइम पर निकले, और वो भी इसलिए और लेट निकलते हैं, लेकिन डेटा जो कलेक्ट करने थे। आशीष बताइए, क्या क्या डेटा आपने ढूंढे हैं? सर बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है मेरे पास। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देश भर में जो टूरिज्म की थीम है वो काफी बढ़िया काम कर रही है। देखिए, पिछले साल के मुकाबले ओयो ने डेटा रिलीज किया है कि जो वैलेंटाइन डेज के मौके पर बुकिंग्स हैं, इसमें करीब 35% का इजाफा यहाँ पर आपको देखने को मिला है। सर, इस 35% में ग्रोथ की कारण एक और ये भी है कि पिछले साल में अगर आप देखें तो हमने डेटा निकाल कर दिखा कि 2022 में औसतन वैलेंटाइन डेज को सेलिब्रेट करने के लिए लोगों ने 2 दिन की छुट्टी ली थी, यानी 2 दिन अपने डेस्टिनेशंस पर गए थे। लेकिन इस बार थोड़ा सा जो है वीकेंड को किया है एक्सटेंड, और फिलहाल जो है करीब 4 दिन की छुट्टी का जो है औसत एवरेज निकल कर आ रहा है। लेकिन इस पूरे डेटा में सर सबसे ज्यादा चौंकाने वाली चीज ये निकल कर आई कि आमतौर पर अगर आप देखें तो प्रेम की निशानी या प्यार की निशानी जो है ताजमहल को माना जाता है, लेकिन इस बार का जो आंकड़ा निकल कर रहा है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि लोगों ने जो प्रिफर्ड डेस्टिनेशन है वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करने के लिए वो चुना है वृंदावन। सर, इसका नाम मैंने भी 2 बार पढ़ के देखा, क्योंकि यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले अगर आप देखें तो करीब 231% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। बुकिंग्स इस बार सबसे ज्यादा आपको वृंदावन में देखने को मिली। दूसरे नंबर पर आता है बैंगलोर, जहां पर बुकिंग में करीब 51% की ग्रोथ देखने को मिली है। हैदराबाद में 47%, पुणे में 45%, कोलकाता 38%, चेन्नई 35% और मुंबई में भी ठीक ठाक है 19% की ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिली है। जैसे कि मैंने बताया कि लोगों ने वीकेंड को एक्सटेंड किया, इसके चलते जो आंकड़ा वो आप देख रहे हैं कि 35% की ग्रोथ आपको बुकिंग्स में देखने को मिली है। इसके अलावा कुछ और स्टैटिस्टिक्स निकल कर आई है, मिसाल के तौर पर कि जो फूड डिलीवरी ऐप्स हैं या फिर आप इंस्टेंट ग्रोसरी ऐप्स हैं, इनमें काफ़ी ज़्यादा बड़ी संख्या में जो है वो ऑर्डर किए गए गुलाब और चॉकलेट्स। डंजो ने डेटा निकालकर बोला है कि 14 फरवरी को सबसे ज़्यादा ऑर्डर किए जाने वाला आइटम है या तो गुलाब के फूल हैं या चॉकलेट्स हैं, और इसमें भी ग्रोथ करीब 30% की आपको पिछले साल के मुकाबले देखने को मिली। और कीमतें भी जो है सर, क्योंकि गुलाब की बिक्री का आंकड़ा बहुत बड़ा अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है तो निकल के नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कीमतें भी अगर आप देखें तो करीब 45 से 50% बढ़ी है। तो ये है आपके लिए, मतलब आप ये कह रहे हो कि गुलाब की बिक्री बढ़ी है। आशीष जी, एक तो गुलाब की बिक्री बढ़ी है जी, एक चॉकलेट की बिक्री बढ़ी है, बहुत ठीक है, और लोग 1 दिन 2 दिन के बजाय 4-4 दिन घूमने गए। ये बिल्कुल औसत 4 दिन का निकल कर आ रहा है सर।
हाँ 4 दिन 4 दिन निकल कर 4 दिन की छुट्टियां ली है लोगों ने। 4 दिन की छुट्टियां ली है। ये कब आया था आपका ये 14 फरवरी यानी कि ट्यूसडे। तो मंडे ट्यूसडे 2 दिन की छुट्टी ले ली और सैटरडे संडे को 2 दिन में। बिल्कुल। लेकिन ये डेस्टिनेशन आप कह रहे हो कि सबसे ज्यादा कहाँ गए हैं, ये सरप्राइजिंग लग रहा है मुझे। सर ये मथुरा वृंदावन का आंकड़ा निकल कर आया है, लोग काफी चौंक गए, हैरान हो गए, लेकिन ये डेटा सच है। अच्छा, इसके पीछे क्या राज है मथुरा वृंदावन जाने के पीछे? लोग वो भी वैलेंटाइंस डे पर सीरियस हो गए, मतलब एकदम। आशीष, जहाँ तक मुझे याद है आपका नेटिव प्लेस मथुरा वृंदावन वहीं कहीं है? सर बिल्कुल वहीं पर ये मथुरा वृंदावन में ही मेरा नेटिव प्लेस है। तो मैंने खुद इस रिपोर्ट को 2 बार पढ़ के देखा, मुझे भी आश्चर्य हो गया कि वृंदावन में वैलेंटाइंस डे क्यों, लेकिन 231% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। शायद काफी लोगों ने यहाँ पर जाना पसंद किया है। अरे वाह, गजब। धर्मेश जी, इन आंकड़ों में कोई विशेष रिसर्च, आपकी डीप इंसाइट? अली जी देखिए, 2 चीज बताता है। एक तो आर्थिक जो सुधार देश का वो काफी अच्छा हो गया है और सेंट्रलाइज के जगह डिसेंट्रलाइज हो गया। हर प्रदेश में मुझे लगता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफी अच्छा रहा, पर कैपिटा इनकम बढ़ के आई है। इससे चाहे वो मथुरा वृंदावन हो, हैदराबाद हो, बेंगलोर हो, वहाँ के जो आसपास के लोग रहते हैं वो लोग वेकेशन मना रहे हैं। और मथुरा वृंदावन का अनिल जी, अगर आई एम नॉट रॉन्ग, ये भगवान कृष्ण की भूमि है वो तो प्रेम और प्यार के मामले में सबसे पहले उनसे शुरुआत हुई थी। ताजमहल तो अभी कुछ समय पहले बना है। सो अगर वहाँ जाते हैं तो अच्छी बात है। और काफ़ी सिटी काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। अगर वृंदावन की बात करें, गार्डन वहाँ पर पहले से हम लोग सुनते आए थे बचपन में। और चॉकलेट एंड फ्लावर का जो कंजम्पशन है, अगर अनिल जी आपको याद हो, मुझे अपने बचपन के बारे में याद है कि हम लोग जब बच्चे थे, स्कूल कॉलेज में थे, तो इट वॉज बिटवीन लड़के और लड़के जो क्लास में पढ़ते हैं, फ्रेंड्स के बीच में एक्सचेंज होता था। बट अभी के समय में आप देखिए फैमिली में हो रहा है। जैसे मेरे घर में मेरे बच्चे ने मेरे लिए फ्लावर्स लेके आए, चॉकलेट लेके आए। सो ये कंजम्पशन बढ़ने के पीछे कारण ये है कि अब पूरा फैमिली पार्टिसिपेट करता है, पूरी सोसाइटी पार्टिसिपेट करने लगी है ये सब डेज में, रादर देन जस्ट बिटवीन बॉय एंड गर्ल काइंड ऑफ अ थिंग। सो अच्छा है, ओवरऑल काफ़ी अच्छी बात है। और तरक्की तो होनी चाहिए, आर्थिक वृद्धि से अच्छी बात क्या हो सकती है? अच्छी बात है। ये बात तो, लॉजिक तो एकदम बढ़िया है कि अब फैमिली में मनाने लगे। लेकिन धर्मेश जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आप माने तो। नहीं माने तो भी रिक्वेस्ट तो कर ही सकता हूँ, मानना नहीं मानना आपका। तो आप मेरे, आपके बच्चों ने भी आपको फ्लावर दिए, थोड़ा बच्चों को स्पेस दो, छूट दो, ताकि आपके अलावा दूसरों को भी दे पाए फ्लावर्स। मजबूरी में किसी को तो देना है, फिर आप ही को दे रहे हैं। थोड़ा कंट्रोल लूज करो। जी कंट्रोल लूज मुझे पता नहीं, बस मुझे दिए ये मुझे पता, और किसी को दिया हो तो मुझे मैं जानता नहीं। होता स्पेस है मैं। ठीक बात है, चलिए बढ़िया है। तो ये है आपके लिए डिटेल रिसर्च आशीष की तरफ से वैलेंटाइंस डे पर। आइए बढ़ते आगे, और अब वक्त है बसीन साहब से मुलाकात करने का। बहुत बहुत स्वागत है बसीन साहब, नमस्कार। डे हाई पर 18,000 की तरफ बढ़ने की तैयारी है बाजार की। बताएं सर पहले तो आपका व्यू बाजार पर, और साथ ही अपडेट्स भी। गुड आफ्टरनून अनिल जी, आपको कहा था इस हफ्ते 18,200 जाएगा, तो कल परसों है, शायद कल ही हो जाए या परसों हो जाए, कोई पता नहीं। 18,500 आपको फरवरी में जरूर आएगा। और उसका ये है कि रिलायंस इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, टेक्नोलॉजी इज पार्टिसिपेटिंग, बैंक्स विल कैच अप, और ब्रॉडर मार्केट इज शोइंग यू लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, और ये बहुत ही अच्छा साइन है। आज ऑटोज देखिए, सुबह आपको बजाज ऑटो कहा था, देखिए डे हाई पे है। उसके अलावा आईडीएफसी फर्स्ट ने लोएस्ट अपना मनी, कॉस्ट ऑफ मनी इज रिड्यूस्ड एंड देयर निम्स आर द हाईएस्ट। मैं फिर कहता हूँ ये 65 जाएगा, लेकिन 63 की तैयारी कर लीजिए। अब आपके लिए 3 पिक्स अपडेट भी दे दूं, रिलायंस, पीएफसी, आरईसी, एसआरएफ, और कल आपने बॉश पे ओपिनियन दी थी 600 रुपए ऊपर है। अब आपके लिए 3 पिक्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। जी सर प्लीज बताएं। अनिल जी, 2 तो लार्ज कैप हैं जो आउट परफॉर्म करेंगे। देखिए टेक्नोलॉजी में विप्रो ने कुछ नहीं किया, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर्स इन बीएफएसआई, और उन्होंने जो अब कंसोलिडेट करके अपनी मार्केट बनाई है, दे आल्सो हैव द हाईएस्ट हेज अगेंस्ट द रुपी। तो 406-7 में दैट्स अ मस्ट हैव। 396 का स्टॉप लॉस, 430 का टारगेट। विप्रो विल बी वन ऑफ द लार्ज कैप्स व्हिच विल स्टार्ट टू मूव द मार्केट।
सेकेंड पिक इज टाटा पावर, लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड प्लेयर, और अब आज देख रहे हो टोरेंट पावर इज अप 10%. टाटा पावर डज 10 टाइम्स द बिजनेस ऑफ टोरेंट, और मुझे कोई दो राय नहीं, दिस इज हेडेड टू 225, 194 का, 197 का आपका स्टॉप लॉस. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट अनिल जी, एक अचंभा है, सबने डाउनग्रेड कर दिया लाइफ इंश्योरेंस, जबकि इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज मार्जिन्स आर द हाईएस्ट एवर इन द लास्ट 2 quarters एंड देयर न्यू इनोवेशन प्रोडक्ट्स आर ब्रिलियंट. तो यहाँ मैं सबसे बड़े दिग्गज के साथ जाऊंगा, HDFC लाइफ. उन्होंने कहा भी है there will be marginal or nil effect of this new remake. Their new products will take care and margins will expand. 518 रुपए में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 509, टारगेट ऑफ 550 is coming in HDFC लाइफ. तो ये है आपके लिए HDFC लाइफ, जिस पर करनी है खरीदारी. 550 का टारगेट. टाटा पावर पर खरीदारी कर सकते हैं, 225 का टारगेट. और साथ ही विप्रो यहां पर रखिए नजर, यहां पर भी 430 का टारगेट है, आपको आते हुए दिखेगा. इंश्योरेंस की बात निकली तो मैक्स फाइनेंशियल पर भी रखिए नजर, ये काउंटर भी आपको ऊपर दिख रहा है, 2% की तेजी इस पर भी बनी हुई है. तो कुछ स्टॉक्स हैं यहाँ पर मूव आ रही है. और निफ्टी देखिए अब 960 का लेवल क्रॉस कर रहा है. बैंक निफ्टी में भी निचले स्तरों से रिकवरी आ रही है, तो बाजार में थोड़ा पार्टिसिपेशन इस समय और आपको बढ़ते हुए दिख रहा है, और इसकी वजह से कई सारे काउंटर्स भी फोकस में. कैनरा बैंक अब ऊपर आ रहा है, 1% ऊपर डेज हाई पर ट्रेड करते हुए दिख रहा है. इंश्योरेंस की बात निकली है तो HDFC लाइफ के साथ साथ ICICI प्रू पर भी रखिए नजर, यहाँ पर भी एक रिकवरी के आसार आ रहे हैं. तो कुछ स्टॉक्स हैं जो आपको अच्छे मूवमेंट के मूड में दिख रहे हैं. आइए हिमांशु जी के पास चलते हैं और लेते हैं उनकी कॉल. उन्होंने भी कुछ आइडेंटिफाई किया है. बिगुल हिटमैन हिमांशु. बताएं सर. दीप, महिंद्रा एंड महिंद्रा का फ्यूचर्स खरीदना है. ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट रहा है. 4-5 दिनों की साइडवेज कंसोलिडेशन नंबर्स के बाद वापस से एक बड़ा मूव दिखाने के लिए तैयार है. 1378 रुपए के आसपास के करंट लेवल्स हैं. यहाँ पर 1366 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, और मुझे लगता है कि अब की बार ये 1400 रुपए के पार चलने के लिए तैयार है. तो 1410 और 1424 ये दो टारगेट्स के लिए M&M के फ्यूचर्स में खरीदारी करके चलें. स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 1368 रुपए का. M&M में खरीदारी करके चलने की सलाह है. तो ये है आपके लिए M&M महिंद्रा एंड महिंद्रा में खरीदारी करने की राय हिमांशु जी की तरफ से आती हुई दिख रही है. स्टॉक जबरदस्त सेक्शन में, जैसे ही ऑटो स्टॉक्स में तेजी बनती है ये पहले दौड़ लगाना करता है शुरू. आइए अब मुलाकात की जाए नितिन मुरारका साहब से, निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका. नितिन जी स्वागत है आपका, बताएं सर किस पर निशाना लगाएंगे. अनिल जी, आज बैंक निफ्टी की 41,600 की कॉल ऑप्शन लेंगे जो 142 में मिल रही है. 41,600 की कॉल ऑप्शन 142 में मिल रही है, जिसका स्टॉप लॉस होगा 80 रुपए का और टारगेट होंगे करीब 250 रुपए का. अब डेटा में मुझे ऐसा दिखा है कि अभी बैंक निफ्टी जब नीचे गई थी उसके पहले ओपन इंटरेस्ट बैंक निफ्टी में केवल 6-7% था, फिर अचानक से 15% ओवाई आ गया, और उसके बाद बाउंस भी आया है, और बैंकिंग के स्टॉक्स में बाउंस आ रहे हैं. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी 42,000 की तरफ जाना चाहिए, और बैंक निफ्टी यहाँ से लीडरशिप देगी, इसलिए हम बैंक निफ्टी की कॉल ऑप्शन ले रहे हैं. 41,600 की 142 में, टारगेट 220 से 250 के बीच में होगा, स्टॉप लॉस इसका 80 का होगा. नितिन जी, निफ्टी पर कोई मूवमेंट एक्सपेक्ट करें? निफ्टी पर तो ऑलरेडी एक अच्छी मूव आ गई है. 18,000 क्रॉस करने के लिए तैयार है निफ्टी सर? जी बिल्कुल, 18,000 क्रॉस करना चाहिए, क्योंकि देखिए मार्केट साइडवेज है, और हम ये देख रहे हैं कि 4-5 दिनों से विक्स टूट रही है. आज भी 4-5% विक्स गिरी हुई है. तो गिरे हुए विक्स में हमेशा ऊपर के ब्रेकआउट्स होने के चांसेस होते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग 18,100 की तरफ जाने को तैयार हैं. आज 4.5% विक्स डाउन है. अगर 5-7 दिन में देखिएगा तो विक्स 15 से घट के 12.5 आ गई है. तो इसका मतलब जो कंसोलिडेशन हुआ है अभी निफ्टी या बैंक निफ्टी में, वो ऊपर ही ब्रेकआउट देना चाहिए. तो मैं ऐसा मान रहा हूं कि हम लोग जो एक्सपायरी आ रही है फरवरी की, इस एक्सपायरी एंड में हम लोग 18,100 की तरफ आ जाएंगे. 18,100, 18,200 भी आ सकते हैं, और बैंक निफ्टी 42,500 की तरफ जा सकते हैं. तो ये है आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी. 42,500 के लेवल्स भी आपको बैंक निफ्टी पे आते हुए दिख सकते हैं, यानी कि यहाँ से लगभग 1000 पॉइंट की मूव नितिन जी को बैंक्स में दिख रही है. तो बैंक लेड लीडरशिप अब नितिन जी के रेडार पर आ रही है, और बैंक निफ्टी भी वापस 41,600 के लेवल पर अभी बात करते करते दिख ही रहा है. इनफैक्ट सभी बैंक स्टॉक्स में निचले स्तरों से खरीदारी आ रही है और एक्टिव हो रहे हैं. कोटक बैंक और SBI यहाँ पर आप देख रहे हैं लार्ज कैप्स में ऑलरेडी ये पॉजिटिव टेरिटरी में आ गए हैं. ICICI भी बस
अब पॉजिटिव टेरिटरी में आते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट कोटक बैंक पर एक बार जय से भी राय ली जाए। जय, जरा देखें, कोटक बैंक का एक्शन में आया इस समय, एसबीआई में भी खरीदारी है, क्या राय है इस पे? हाँ बिल्कुल, जो 3-4 बैंक्स है दीप, जिसमें एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, जिसमें से एक कोटक बैंक है आईसीआईसीआई एसबीआई के साथ। सो कोटक में दीप मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से एक ब्रेकआउट आज के ट्रेडिंग सेशन में इनफैक्ट ब्रेकआउट है, इसलिए एक अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्टेड है यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोटक में लगभग ऊपर की तरफ आपको दीप आने वाले कुछ दिनों में 1820-1830 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। एंड वेरी नियर टर्म सपोर्ट जो है इसका वो 1760 का है। तो आप देखिए हार्डली 24 पॉइंट के आसपास का यहाँ पे डाउन साइड एक रिस्क है, यानी कि 1.5% के आसपास। बट देन 1822, 1830 तक के लेवल्स जो आपको मैं कह रहा हूँ दीप, ये लगभग मोर देन द रिस्क है, मतलब 1:2 का एक आपको रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे देखने मिल सकता है कोटक बैंक में। सो आई थिंक एक्सपायरी के नज़दीक आते ही कोटक में और अपवर्ड मोमेंटम हमें देखने मिल सकता है आपके लिए कोटक बैंक पर राय जय ठक्कर की तरफ से आती हुई। आइए बढ़ते हैं आगे और अब वक्त है एक बिगुल का। बिगुल तैयार है सुमित जी के लिए, सुमित के सुपरहिट। सुमित जी फरमाएं सर। जी अनिल जी बाय का स्टॉक रडार पे आया है। मार्केट्स में अभी जो स्टॉक में मोमेंटम दिख रहा है वो उसका अभी भाव चल रहा है 146.50, 146.80। उसका अभी नाम है पीएफसी के अंदर मोमेंटम बन रहा है, पिछले 3 दिनों के हाई ब्रेक कर रहा है। इनफैक्ट स्टॉक ने धीरे धीरे करके तेजी दिखाया, 2 दिन का करेक्शन दिखाया और फिर स्टॉक के अंदर वापस से एक अपवर्ड मूव रिज्यूम हुआ है, जिसके अंदर पिछले 3 दिनों के हाई आज ब्रेक हो रहे हैं। तो पीएफसी के अंदर यहां से ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 142, 143 के पास है, 143 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के पीएफसी में यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं पीएफसी में 152 रुपए का इसका पहला टारगेट बनेगा। 152 रुपए का लेवल निकलता है तो 155 रुपए तक का मूव पीएफसी में इस रैली के अंदर देखने को मिल सकता है। जिन्होंने पोजीशंस बनाई है वो लोग होल्ड करें, क्योंकि स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है। 143 का इसके अंदर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें। ऊपर के अंदर 152 से लेके 155 रुपए तक के लेवल आने वाले कुछ ही दिनों में पीएफसी में देखने को मिल सकते हैं, तो खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा पीएफसी। फाइनेंस कॉर्प, इस पर रखें नजर, खरीदारी करने की बात है। बेसिकली पावर से जुड़े सेक्टर्स आपको मूव दिखा रहे हैं। पावर स्टॉक्स तो अच्छे एक्शन में हैं ही, और अब पावर लेंडर्स पर भी आपको मूव आती हुई दिख रही है। और लेंडर्स की बात करें तो बैंक्स पर भी आपको एक अच्छी मूव दिख रही है। पावर की बात निकली है तो फिर आज जिस स्टॉक की वजह से हम देख रहे हैं बाजार में बड़ी तेजी आई है उसकी भी बात कर ली जाए। टोरेंट पावर 11% ऊपर है 10 साल में। इनफैक्ट आई थिंक ऑलमोस्ट 11 साल में सबसे बड़ी इंट्राडे गेन आपने इसमें आती देखी है। बहुत रेयरली होता है कि आप इस स्टॉक पे बड़ी मूव देखें, और इतनी बड़ी मूव तो आप देख ही रहे हैं 11 साल बाद आई है। तो क्यों एग्जैक्टली नतीजों के बाद बाजार इतना पॉजिटिव हुआ है, नतीजों में क्या कुछ खास बातें थी, आइए समझते हैं इसके बारे में वरुण के साथ। वरुण, इतना बड़ा एक्शन टोरेंट में? देखिए दीप, वो ऐसा होता है ना कि जिससे उम्मीद ना हो वो थोड़ा भी परफॉर्म कर ले, तो यही होता है। क्योंकि हमने देखा था बाकी जितने भी पावर कंपनीज थी उनके नतीजे भी अच्छे आए थे। टोरेंट पावर हमेशा ये होता था कि बाकी कंपनियों के नतीजे अच्छे आते थे, इसके बहुत ही खराब आते थे, लेकिन इस बार इस कंपनी ने भी पॉजिटिव सरप्राइज किया है। आप देखिए आय में 71% की बढ़ोतरी, मार्जिन जो हमारा अनुमान 17% का था 22.5% पे कंपनी ने मार्जिन डिलीवर किए हैं, और मुनाफा 685 करोड़ पे आया है, जबकि 429 करोड़ के आसपास का अनुमान था। तो अनुमान से काफी बेहतर नतीजे कंपनी ने पेश किए। सिर्फ यही नहीं, 22 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड का ऐलान कंपनी ने कर दिया, जिसमें 13 रुपए का स्पेशल डिविडेंड भी था। तो ये भी एक फैक्टर था जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि नतीजों के बाद स्टॉक में तेजी देखने मिली। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो काफी सारे फैक्टर्स हैं जो कि कंपनी को हेल्प कर रहे हैं। मौजूदा लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूशन कारोबार जो है उसका योगदान बढ़ने से कंपनी का आय जो है उसमें अच्छी खासी उछाल आपको देखने मिली। तिमाही के दौरान फ्यूल कॉस्ट थोड़ा बहुत कम हुआ है, उसका एबिटा पे आपने इंपैक्ट देखा। फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूशन कारोबार में टीएनडी घाटा जो है उसमें कमी से आय को सपोर्ट मिला है। तो ये काफी सारे फैक्टर्स थे। एलएनजी ट्रेडिंग कारोबार जो है उसमें तेजी देखने मिली। यूनियन टेरिटरी में जो ऑपरेशंस है उसमें बेहतर प्रदर्शन और योगदान का अनुमान लगाया जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन की मांग जो है उसमें 5 से 6% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो रही है। इसके अलावा 10 साल बाद स्टॉक इसके लिए आपको देखने मिला कि इस तरह का मूव दिखा रहा है। सिर्फ ये नहीं, फ्यूचर आउटलुक अगर आप देखेंगे तो टीएनडी घाटा जो है वो लगातार कम होते जाएगा, जिसके कारण जो रिन्यूएबल पोर्टफोलियो है उसमें बढ़त की संभावना है, और इससे कंपनी को काफी मदद मिलने वाली है। FY24 में जो लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूशन कारोबार है उसमें कंपनी करीब 1200 करोड़ के आसपास का केपेक्स करने वाली है, यानी कि वो सेक्टर या फिर वो सेगमेंट जो है वो भी ग्रोथ पाथ पे चल चुका है। वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो क्षमता जो है
1068 मेगावाट के आसपास की है, उसको बढ़ा के 3 साल में करीब 5000 मेगावाट के आसपास लेके जाने वाले हैं। तो जो घाटे में कारोबार था वो सुधर रहा है, कंपनी केपेक्स कर रही है, जिसके कारण कंपनी की जो ओवरऑल क्षमता है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी और जाहिर सी बात है अब ये सब प्ले ऑफ होते हुए नजर आ रहा है और कंपनी के नतीजे भी बेहतर आ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों ने योगदान दिया है, जिसके कारण आप देख रहे हैं कि 10 साल बाद स्टॉक में 10% का तेजी देखने मिली है। तो ये है आपके लिए टोरेंट पावर में जबरदस्त तेजी की वजह। आइए कैश का ऑप्शन देने के लिए तैयार हैं जय ठक्कर। जय बताएं। अनिल जी, 2 कैश का ऑप्शन है, रेकमेंड करना चाहूँगा। पहला तो अनिल जी निफ्टी पर है, 18,000 का कॉल ऑप्शन ले 43 पर अनिल जी। इसे हीरो या जीरो के हिसाब से ही ले सकते हैं। 43 यानी कि अनिल जी स्टॉप लॉस जीरो ही रख सकते हैं। ऊपर में मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके जो टारगेट्स बन सकते हैं वो 85 से लेकर 100 के बन सकते हैं। सो 85 to 100 के टारगेट्स के लिए आप खरीदे 18,000 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। इनफैक्ट और भी ज़्यादा मूव देखने मिल सकता है। अगर 18,000 के ऊपर सस्टेन कर दिया अनिल जी तो मे बी ये टारगेट 125 तक भी जा सकते हैं। बट कंजर्वेटिवली 85 to 100 ये मेरे टारगेट्स रहेंगे। 43 पर खरीदे 18,000 का कॉल ऑप्शन, ये कल ही की एक्सपायरी का अनिल जी। अब ये बैंक निफ्टी पर अनिल जी दूसरा एक कॉल ऑप्शन में देना चाहूँगा। ये 23 फरवरी का है अनिल जी, 23 फरवरी नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का। यहाँ पे 42,000 की स्ट्राइक का अनिल जी कॉल ऑप्शन खरीदना है। काफ़ी आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन दे रहा हूँ अनिल जी, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि रेंज के बाद आपको एटलीस्ट नेक्स्ट वीकली तक एक्सपायरी तक मिल जाना चाहिए ब्रेकआउट। सो 240 पर ये अनिल जी ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रखना होगा दैट कैन बी प्लेस्ड एट 85। सो 240 पर खरीदे, 85 पर अनिल जी स्टॉप लॉस रखना है। पहला टारगेट जो यहाँ पे बन रहा है दैट इज 386 एंड सेकेंड टारगेट विल बी 465। सो 386 465 ये 2 टारगेट्स के लिए खरीदे। 23 फेब की एक्सपायरी का 42,000 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बैंक निफ्टी का अनिल जी। सो निफ्टी के लिए कल की एक्सपायरी और बैंक निफ्टी के लिए अगले हफ्ते की एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन लेके जा सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि हायर एंड ऑफ द रेंज तक तो बाजार आ चुका है, जो लग रहा था मॉर्निंग में भी अनिल जी, और वो एंटिसिपेट किया था जब 17,800 का कॉल दिया। अब ये रेंज तक आ चुका है तो यहाँ पे कॉन्ट्रा बैट नहीं लेना चाहूँगा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से आपको एक इवेंचुअली और 100-200 पॉइंट का एक अपवर्ड ब्रेकआउट देखने मिले। पूरे ब्रेकआउट के मूड में दिख रहा है बाजार अनिल जी। अभी 17,999 का हाई निफ्टी ने बनाया है। 25 जनवरी आखिरी बार 18,000 का लेवल छुआ था, 99.5 ये आपका 18,000 छू लिया अनिल जी। 25 जनवरी के बाद यानी कि बजट के पहले के लेवल का 3 हफ्ते की ऊंचाई पर बाजार है अनिल जी। और आप कह भी रहे थे 3-3-5 तक 18,025 पर आपको निफ्टी देखना है। एग्जैक्टली उसी लेवल पर भी अब आपको आते हुए दिख रहा है। बताएं सर एक बार बाजार पर आपका नजरिया डेज हाई पर। दीप 18,000 के लेवल पर पहुंचने का टाइम देखिए, एग्जैक्ट 3 बजे और 3:05 के आसपास का जो क्रूशियल समय होता है, आखिरी आधे घंटे की जो क्लोजिंग मिलती है। और इसीलिए हम सुबह से आपको कह भी रहे हैं कि आज अभी 17,900 के नीचे की क्लोजिंग नहीं मिलेगी। डेटा बहुत मजबूत है। 18,000 के आसपास 3 बजे पहुंचे दीप। अब आज ही के लिए पहला टारगेट अब बचे हुए समय के लिए 18,025 है और उसके बाद 18,075, 18,100 तक जाने की कोशिश निफ्टी की आज से कल के बीच में हो सकती थी। यानी कि यहाँ से बड़े ब्रेकआउट की तैयारी होती दिख रही है। लगातार दूसरे दिन आपको 17,900 के ऊपर की क्लोजिंग मिलेगी जो कि काम की है। सेम लगातार दूसरे दिन 41,650 या इसके ऊपर की क्लोजिंग बैंक निफ्टी भी देने को तैयार हो रहा है। तो बैंक निफ्टी भी अगर आज 1 पॉइंट भी हरे निशान में बंद होता है तो बैंक निफ्टी भी आपको कंफर्मेशन देगा कि लगातार दूसरे दिन। एक चीज़ और जो दीप सुबह हम ग्लोबल मार्केट्स को लेकर बात कर रहे थे कि अब 1-2 दिनों से जो मूड बदलता हुआ दिख रहा है, जो हम लगातार अंडर परफॉर्म कर रहे थे ग्लोबल मार्केट्स को, अब इस साल हम ऑलरेडी नेगेटिव में हैं। बाहर के बाजार काफ़ी भाग चुके हैं, हमने कुछ खराब ऐसा किया नहीं। और जैसे ही एफआईज की बिकवाली थोड़ी सी थमती हुई दिख रही है, भारतीय बाजार अब और ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बचे हुए जो 2 ट्रेडिंग सेशन है, गुरुवार, शुक्रवार, कल और परसों, 18,200 की तरफ का टारगेट है निफ्टी का। 18,115 से 18,200 का टारगेट निफ्टी के लिए लेकर चले। और बैंक निफ्टी के लिए कहीं न कहीं 42,000 से लेकर 42,500 का टारगेट बनेगा, उस पर आपको फोकस करना है। तो लॉन्ग पोजीशन को होल्ड करें, शॉर्ट पोजीशन है तो आपको शॉर्ट डिसिप्लिन के तौर पर काटना चाहिए। आखिरी स्टॉप लॉस आपका जो है निफ्टी पर 18,025 है इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर, और बैंक निफ्टी पर 41,800 या और डीप रखना है तो 42,000। लेकिन ये स्टॉप लॉस जरूर आपको डिसिप्लिन के तौर पर फॉलो करना चाहिए। और क्यों करना चाहिए, उसकी वजह है कि 2-3 हफ्तों तक आप रेंज में फंसे रहने के बाद अब एक कंफर्म ब्रेकआउट की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अब वक्त है कि आप अपनी शॉर्ट्स को हेज करें,
काट लें, और लॉन्ग पोजीशन है तो सूटेबल स्टॉप लॉस के साथ या ऑप्शन की हेजिंग के साथ तेजी में बने रहना चाहिए। मुझे लगता है बाजार और मजबूती के लिए आगे बढ़ने की तैयारी करते हुए दिख रहे हैं, ये साफ नज़र आ रहा है। एक और चीज़ जो दी मैं बताना चाहता हूँ आखिर में, वो ये है कि जो मजबूती बनती हुई दिख रही है, उस मजबूती में कंट्रीब्यूशन जो आ रहा है वो दिग्गजों से आ रहा है, लीडरशिप आ रही है। लीडरशिप कहाँ से आ रही है? आप देखिए रिलायंस, ये आपको लीडरशिप दे रहा है 2% की मजबूती के साथ। आईटी जो पिटे हुए शेयर हैं वहाँ से खरीदारी आती हुई दिख रही है। सो आपको लीडर्स तेजी के साथ ऊपर आते हुए दिख रहे हैं, और ये एक अच्छा संकेत है। तो आई थिंक थोड़ा और यहाँ से अपसाइड है, इसलिए आपको शॉर्ट्स काटकर लॉन्ग साइड पर बने रहने की समझदारी रखनी चाहिए, ये ध्यान में रखना चाहिए। डे हाई के आसपास बाजार बंद होंगे, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही कंफर्म ब्रेकआउट आपको दे रहे हैं। शॉर्ट्स न रखें, ये ध्यान में रखें। शॉर्ट्स ना रखें, अगर आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए तो डिसिप्लिन के हिसाब से उस पोजीशन को एग्जिट कर दीजिए। 41,750 पर बैंक निफ्टी आ गया, 18,025 एग्जैक्टली वही लेवल जो अनिल जी चाहते थे 3-5 को, वो आपको आते हुए दिख रहा है। 3 हफ्ते की ऊंचाई पर है, प्री बजट लेवल्स पर अब आपको बाजार आते हुए दिख रहे हैं। तो बजट के बाद जो सुस्ती छाई थी अदानी ग्रुप की गिरावट की वजह से, जो हमने बाजार का थोड़ा मूड माहौल भी बिगड़ते हुए देखा था, वो सारे के सारे लॉसेज अब आप मार्केट को रिक्लेम करते हुए देख रहे हैं। तो अच्छी रिकवरी और अच्छा मूड बाजार में बन रहा है। कुछ और कॉल्स भी आ रही हैं एक्सपर्ट्स की तरफ से। आइए बिगुल सुमित जी के लिए सुमित का सुपर हिट। सुमित जी बताएं सर। दिवांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 784, 785। स्टॉक का नाम है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल के अंदर मोमेंटम बन रहा है। भारतीय एयरटेल में गिरावट के बाद थोड़ा सा पॉज, थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिला, और अब भारतीय एयरटेल यहां से ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है। 775 ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है, तो 775 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के भारतीय एयरटेल में यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं इस पुल बैक और बाउंस बैक में, 795 का पहला टारगेट बनेगा, 805 रुपए का दूसरा टारगेट बनेगा। ये दो पुल बैक और बाउंस बैक के टारगेट है। ये दोनों टारगेट हिट होने के बाद स्टॉक के अंदर फ्रेश मोमेंटम स्टार्ट होगा। तो फिलहाल पुल बैक और बाउंस बैक के लिए खरीदारी करें 775 के स्टॉप लॉस से, 795 और 805 के टारगेट्स के लिए। और 805 के टारगेट के लिए खरीदारी आपको करनी है। ये है भारतीय एयरटेल पर राय। चलते हैं सचिन जी के पास, बिगुल बीटीएस डबल टी का। बताएं सर। यहाँ पर काफी सारे कैपिटल गुड्स और इलेक्ट्रिकल स्टॉक्स में हलचल हो रही है, एंड वहां से मुझे लग रहा है हेवल्स में एक अच्छा मोमेंटम बनना चाहिए अगले कुछ दिनों के लिए। जिस तरीके से इसने यू टर्न लिया है, एक क्लियर कट इंपल्स बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा नजर आ रही है। सो इमीडिएट बेसिस से मुझे लग रहा है 1245 तक ये मूव एक्सटेंड होगी, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 1270 के लक्ष्य के लिए आप पोजिशन बना सकते हो हेवल्स में। खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस यहाँ से लगाना है 1204 पे, एंड फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी 1270 के पोजिशनल टारगेट के लिए। 4 के स्टॉप लॉस के साथ आपको करनी है खरीदारी। ये है आपके लिए हैवल्स जिस पर मूव आ रही है। तो थोड़ा ब्रॉडर मार्केट का भी मूवमेंट अच्छा बन रहा है, और दिग्गजों से तो आपको लीडरशिप बनती हुई दिख ही रही है। डीएलएफ और ओबरॉय रियल्टी, इस पर भी रखिए नजर, दोनों में अच्छा अच्छा स्पाइक आया। इनफैक्ट 2% का स्पाइक डीएलएफ के काउंटर में आपको आते हुए दिख रहा है। ओबरॉय रियल्टी पर भी एक अच्छी मूव आई है। हिमांशु जी जरा डीएलएफ देखें सर, ये ज्यादा एक्टिव हो रहा है, 2% ऊपर इस समय। दीप देखिए, अभी तक एक अंडर परफॉर्मर रहा है, तेजी में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया, इनफैक्ट लोज के आसपास ही है, लेकिन 360 रुपए के ऊपर यहाँ पर पहला एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है। इंपॉर्टेंट रहेगा देखना 365 366 का लेवल, उसके ऊपर अगर स्टॉक चलता है तो मुझे लगता है कि फर्दर मोमेंटम बिल्ड होगा। फिलहाल कोई फ्रेश खरीदारी की राय नहीं है, लेकिन 365 रुपए के अगर ऊपर चलता है तो अच्छी तेजी बनते हुए नजर आ सकती है। वागले साहब, कैनरा बैंक ये थोड़ी देर पहले भी रेडार पर आया था। इनफैक्ट फर्स्ट मूव कैनरा बैंक से शुरू हुई थी और उसके बाद बाकी बैंक्स ने भी पार्टिसिपेट किया। अब अच्छी मूव है, 300 से थोड़ा दूर है। कैन बैंक पर जरा नजर डालें। दीपांशु, बिल्कुल बीटीएसटी किया जा सकता है। मूव की शुरुआत अभी हुई है। मोमेंटम तब पकड़ेगा जब 300 के पार निकलेगा, जो मेरे हिसाब से कल के दिन में हो जाएगा, और ये होते 305 307 में भी 310 तक ये स्टॉक जा सकता है। तो ये लेवल पे 296 297 में लिया जा सकता है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 292। यहाँ पर भी रखनी है नजर, बढ़िया मूव कैन बैंक पर आ रही है। बैंक्स पर आप रखिए नजर, अब मूव कर रहे हैं और पीएसयू बैंक्स का भी योगदान है। प्राइवेट बैंक से थोड़ी रिकवरी आई थी, बट पीएसयू बैंक से अब आपको पार्टिसिपेशन दिख रहा है। इस बीच सीमेंस में एक अच्छी मूव है, सुबह भी हमारे रेडार पर था, थ्रू द डे एक्टिव रहा है, अभी भी 3.25% ऊपर आपको सीमेंस का काउंटर दिख रहा है। एक बार धर्मेश जी से बात की जाए सीमेंस के बारे में। धर्मेश जी, वैसे तो पूरा स्पेस ही बजिंग है, बट सीमेंस और कमिंस यहाँ पर पर्टिकुलरली एक अच्छी मूव आती हुई दिखी है। सीमेंस पर अपना व्यू देंगे सर?
जी पॉजिटिव व्यू है दीपांशु, नतीजे काफ़ी अच्छे आए थे, मार्जिन में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है इनका। और जिस तरीके से इंफ्रा स्पेंडिंग सरकार का है, जो प्रोजेक्शंस है, उसके डायरेक्ट एडवांटेज सीमेंस को मिलता है। आई थिंक कमिंस और सीमेंस की बात करें तो सीमेंस इज अ बेटर बेट, बिकॉज कमिंस जो है वो जेनसेट और इंजन सेंट्रिक कंपनी ज़्यादा है। सीमेंस आपको पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिफिकेशन, लिफ्ट्स, जितनी भी इंजीनियरिंग फैक्ट्रीज के अंदर होते हैं, उसमें इनका ऑटोमेशन में काफ़ी बड़ा योगदान होता है। तो जो प्रोडक्ट्स का फोरे है सीमेंस का, वो काफ़ी बड़ा है। पूरी जो टेक्नोलॉजी लेड सर्विसेज आपको होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना होता है, उसमें सीमेंस काफ़ी अच्छा होता है। तो सीमेंस एंड एबीबी काफ़ी अच्छे विकल्प हैं इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से। और अगर आप देखें तो पिछले 1.25 साल में सीमेंस ने अंडर परफॉर्म किया ही नहीं मार्केट को, ये कंटिन्यूसली आउट परफॉर्म करता रहा था, और जो कि बनता भी उस हिसाब से इनके नंबर्स भी आते रहे और इंफ्रा स्पेंडिंग भी बढ़ती रही। आने वाले समय में मुझे लगता है कि बेटर बेट वुड बी सीमेंस एंड एबीबी कमिंस के मुकाबले। तीसरा अगर लेना चाहे तो थर्मेक्स भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स थे उसके, और मुझे लगता है वहाँ भी काफ़ी बड़ा पोटेंशियल निकल के आ रहा है फर्दर अपसाइड के लिए। सो स्पेस बजिंग है जैसा आप कह रहे थे, और मुझे लगता है आने वाले समय में स्पेस बजिंग रहेगा। 1.25 साल के नजरिए से अराउंड 20-25% तो और यहाँ से स्टॉक प्राइस ट्रैक्शन मिलनी चाहिए। वैल्यूएशंस पहले भी जस्टिफाइड नहीं था, अभी भी नहीं रहेगा। तो पी मल्टीपल के हिसाब से उसको आप नहीं देखें, इनको रिटर्न ऑफ इक्विटी के हिसाब से देखें, जो काफ़ी उम्दा दिख रहा है, और ऑर्डर बुक्स इनके काफ़ी स्ट्रांग है। ऑर्डर बुक तो जी सर, जी जी धर्मेश जी बताएं सर, आप कुछ और भी कह रहे थे? हाँ नहीं, मैं कहना ये था कि बाई करने की सलाह है, और करंट स्टॉक प्राइस से डरने वाली बात नहीं है, ये आगे भी बढ़ता ही रहेगा, बिकॉज काफी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक के पाइपलाइंस हैं इनके पास। काफी स्ट्रॉन्ग पाइपलाइंस हैं, और दिख भी रहा है, परफॉर्मेंस भी है 33% ऊपर। एबीबी और कमिंस यहाँ पर भी अच्छी मूव आपको आती हुई दिख रही है। पीएफसी की अभी बात हुई थी, पीएफसी के साथ आरईसी पर भी रखिए नजर, वहां पर भी आपको एक अच्छी मूव बनती हुई दिख रही है, तो वो स्टॉक भी थोड़ा मोमेंटम में आया है। तो बाजार अब थोड़ा और बढ़िया मोमेंटम मूड माहौल बना रहा है। देखते हैं 18,000 के ऊपर जो लेवल्स आए हैं, अब यहाँ से एक फ्रेश मूव आती है या नहीं। बट एक स्टॉक जो गिरा है आज, हालांकि निचले स्तर से थोड़ा रिकवर करने की कोशिश जरूर कर रहा है, बट 5% का कट है। कल नतीजों के बाद भी इसकी पिटाई हुई थी, और वो है आपके लिए भारत फोर्ज। एक बार कुशल से जानते हैं, इतने क्या खराब नतीजे आ गए कुशल की भारत फोर्ज की ऐसी पिटाई हुई है कल और आज के बीच में? देखिए, कंसर्न बन रहा है इंटरनेशनल सब्सिडरीज से। यहाँ पर स्पेसिफिकली नंबर्स तो ओके थे, बट इंटरनेशनल सब्सिडरी का जो प्रदर्शन था वो काफ़ी ख़राब था। अब आप यहाँ पर नंबर्स की बात करेंगे आज के लिए, तो 7% से ज़्यादा इंट्राडे में भारत फोर्ज में गिरावट हो चुकी है, और जो इंटरनेशनल सब्सिडरीज है उसका तीसरी तिमाही में कमज़ोर प्रदर्शन रहा है। इनफैक्ट पिछले साल में जो 79 करोड़ का इन्होंने एबिडा किया था इंटरनेशनल सब्सिडरीज, ओवरऑल उसकी परफॉर्मेंस देखें तो उसके मुकाबले Q3 में यही इस तिमाही में 28 करोड़ का घाटा कंपनी ने दर्ज किया है। अभी इसकी एक और बड़ी वजह भी बन रही है आगे चलकर, यूएस एल्यूमिनियम फोर्जिंग प्लांट जो इन्होंने नया लगाया है उसके रैंप अप में देरी हो रही है, जिस वजह से कॉस्ट ओवररन्स भी आगे चलकर होते हुए नजर आ सकते हैं। साथ ही ग्लोबल ऑटो मांग में जिस तरह की मंदी आती हुई दिखी है उसका प्रभाव पड़ेगा, और ग्लोबल इवेंट के लिहाज से ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन यूएस और खासकर यूरोप EU यहाँ पर आपको दबाव देखने को मिल रहा है डिमांड के एस्पेक्ट से। इस वजह से यहाँ पर जो बड़ा स्तर पर जो गेम है वो कहीं ना कहीं जो एक्सपोर्ट मार्केट है उसका है। अब Q3 में इनका ओवरऑल रेवेन्यू में 60% हिस्सा एक्सपोर्ट मार्केट से आया था, तो निर्भरता काफ़ी ज़्यादा है, और अगर वहाँ पर प्रदर्शन थोड़ा सा ख़राब होता हुआ दिख रहा है तो इस वजह से शायद ब्रोकरेजेस भी यहाँ पर निराश है। और उन्होंने, जिसमें सबसे पहले जेफरीज की अगर मैं बात करूँ तो अंडर परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखते हुए 555 रुपये के टारगेट वो देते हुए दिख रहे हैं। मौजूदा भाव 850 के आसपास का है, तो क्लियर कट यहाँ पर अंडर परफॉर्मेंस ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। अब यही देखना है कि ये टर्न अराउंड इंटरनेशनल लेवल पर कब होता है, तो इसकी हमें वेट करनी होगी, पर उसके पहले स्टॉक अंडर परफॉर्म ही कर रहा है। तो आज के रिकवरी वाले बाजार में अंडर परफॉर्मर है भारत फोर्ज, इस पर रखें नजर। आइए एक्सपायरी का ऑप्शन चलते हैं सुमित जी के पास। बताएं सुमित जी। दीपांशु, निफ्टी 18,000 के ऊपर आया है, तो 18,000 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ये मूव यहाँ से 100-150 पॉइंट का और ऊपर में देखने को मिलेगा। इसको ध्यान में रखते हुए निफ्टी का 18,000 का कॉल 51 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। 11 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है। 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस हुआ, 51 के आसपास खरीदे, 11 का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाए। निफ्टी में यहाँ से ऊपर में 18,050, 18,100 ये लेवल इमीडिएटली ऊपर में देखने को मिलने चाहिए। इसके लिए इसके टारगेट ऊपर में 101 रुपए से 121 रुपए तक देखने को मिल सकते हैं।
तो निफ्टी का 18,000 का कॉल खरीदारी करें, 51 के आसपास, 11 का स्टॉप लॉस, 101 और 121 का टारगेट। सुमित जी के लिफाफा लेवल्स आ गए हैं आपके पास, 101 और 121 के टारगेट। अभी थोड़ी देर पहले जय की तरफ से भी खरीदारी की राय आई थी, तब 43 पर था, अब आपको ये 51 पर ट्रेड करते हुए दिख रहा है और बढ़िया मोमेंटम पकड़ेगा। जय, बाय द वे आपके इंडेक्स ऑप्शंस तो बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, बट आज सुबह एक स्टॉक जो आपने 10 की कमाई में रेकमेंड किया था, वहां पर जबरदस्त आग लगी हुई है। फिनोलेक्स केबल्स, जरा इसे पुल करें। जब जय ने सुबह बात करी थी तो 620 के लेवल पर था और जय ने लंबे टारगेट दिए थे, 750 के टारगेट्स की आप बात कर रहे थे जय, बट आज ही देखिए 690 का लेवल आ गया। 15% की रैली है आपके रिकमेंडेड लेवल से। क्या हुआ है इस काउंटर में और कोई फ्रेश नजरिया है तो ये दें। बिल्कुल दीप, थैंक यू वेरी मच। जी दीप, मैं ऐसा ही काइंड ऑफ मूव इसमें एंटिसिपेट कर रहा था। 750 के लेवल्स के टारगेट्स के लिए रेकमेंड किया और 700 का तो हाई लगा चुका है दीप। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव अगर किसी ने खरीदा है तो जबरदस्त मुनाफा आज ही आज देखने मिल रहा है। पार्शियल प्रॉफिट बुक करें इसे और डेफिनेटली होल्ड आउट भी करें, बिकॉज आप देखिए वॉल्यूम्स जबरदस्त इसमें आते हुए दिखने मिले और रिमेनिंग जो आप क्वांटिटी ट्रेल करें उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दीप हो सकता है 636 रुपये का। सो 636 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ खोल करें, 750 तक के लेवल्स आपको देखने मिलेगी, बट देन पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना भी जरूरी है। जब इतना जबरदस्त एक मूव आता है तो 700 के लेवल्स तो आज देखने मिलेगी दीप। और दीप एक एक ट्रेडिंग रिकमेंडेशन भी है, सो इफ यू आर ओके तो वो भी एक रिकमेंड करना चाहूँगा जय के लिए, जय का जैकपॉट। बताएं जय। दीप, आईसीआईसीआई बैंक का एट द मनी स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह है, 870 के स्ट्राइक का। ये 11 रुपये 15 पैसे पर ट्रेड कर रहा है दीप। इसको खरीदना है। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाए 5 रुपये 75 पैसे का। 11.15 पे खरीदे, 5.75 का स्टॉप लॉस रहेगा दीप। यहाँ पे जो टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं, पहला टारगेट है 18.5 का एंड सेकेंड टारगेट कम्स टू 23.30। सो 18.5, 23.30 ये दो टारगेट्स के लिए आप खरीदे। आईसीआईसीआई बैंक का 870 के स्ट्राइक का एट द मनी कॉल ऑप्शन दीप। मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी जैसे निफ्टी 43 वाला 5960 हो चुका है दीप कॉल ऑप्शन, बैंक निफ्टी में भी मोमेंटम आपको देखने मिलेगा। और जैसे मैंने कहा है दीप कि इफ नॉट टुमारो देन मे बी इन द नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी तक तो आपको वो लेवल्स देखने मिल सकते हैं, इसीलिए मैंने वहाँ पर नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का कॉल रिकमेंड किया बैंक निफ्टी में। एंड आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक के बारे में आपने कुछ समय पहले मुझे पूछा था, तो आईसीआईसीआई बैंक में एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए यहाँ पे देखने मिल रहा है। सो दिस कैन ऑल्सो हेल्प बैंक निफ्टी टू मूव अप। तो ये है आपके लिए आईसीआईसीआई बैंक। अभी दिग्गज प्राइवेट बैंक्स की रिकवरी है जिसने बाजार को ऊपर खींचा है। ये देखते हैं वागले साहब के रेडार पर क्या आया है। बिगुल वागले का बंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, M&M को बाय करके चलना है BTST के तौर पे, 1377-78 के आसपास है। जैसे ये 80 के पार निकलेगा, एक 20 रुपए की मूव मुझे लगता है कल मॉर्निंग के सेशन में ही आनी चाहिए, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अभी 1378.50 के आसपास है। 1370 का आपका एक 7-7.5 रुपए का रिस्क होगा। 1400 का टारगेट कल के पहले सेशन। ये M&M पर करनी है आपको खरीदारी। सुबह भी ये काउंटर रेडार पर था, इनफैक्ट कुछ फ्रेश कॉल्स M&M पर सुबह भी आपके लिए आई थी और अब आपके लिए वागले साहब के लिए 1400 का टारगेट M&M पर निकल कर आ रहा है। तो ऑटोज, बैंक्स, आईटी सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस समय। निफ्टी पर भी देखिए 18,025 के लेवल के आसपास आ रहा है। आइए सुमित जी के एक और कॉल है तैयार, बिगुल सुमित का सुपर हिट। जी सुमित जी बताएं सर। दीपांशु, मार्केट्स भी रिकवरी के साथ स्टॉक्स के अंदर भी बाइंग आती जा रही है। तो जो स्टॉक अभी रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 727, 728 और बहुत इनिशियल लेवल से ये अभी जिसमें स्टॉक अभी जस्ट रिबाउंड के संकेत दे रहा है। स्टॉक का नाम है टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर के अंदर मोमेंटम जस्ट बिल्डअप हुआ है। एक अच्छी खासी गिरावट के बाद स्टॉक ने एक जस्ट रिबाउंड के संकेत दिए हैं। कल का हाई ब्रेक हुआ है, परसों के हाई के पास स्टॉक अभी आ चुका है। जैसे ही 730 का लेवल टाटा कंज्यूमर में निकलेगा तो यहां से 20-25 रुपए का मूव पुल बैक और बाउंस बैक के तौर पे देखने को मिलेगा और फिर इसके अंदर एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। फिलहाल पुल बैक और बाउंस बैक के लिए टाटा कंज्यूमर में यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें। 715 का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं टाटा कंज्यूमर में, पहला टारगेट बनेगा 745 का पुल बैक और बाउंस बैक का,
दूसरा टारगेट बनेगा 750 रुपए का। ये दो टारगेट पुल बैक और बाउंस बैक के होंगे। 3 से 4 दिनों का व्यू लेके काम करें। 715 का स्टॉप लॉस लगाएं। 745 से लेके 750 तक का मूव पुल बैक बाउंस बैक पे देखने को मिल सकता है। ये टारगेट्स अचीव होने पे इसके अंदर एक फ्रेश रैली का शुरुआत होगा। बिल्कुल, तो फ्रेश रैली की शुरुआत कंज्यूमर स्टॉक्स में भी आपको आती हुई दिख रही है और टाटा कंज्यूमर पे भी कॉल है। तो आज ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन एसेंशियली बाजार की अब थीम बन रहा है। कई सारे सेक्टर्स की तरफ से आपको मूव आती हुई दिख रही है। इनफैक्ट अंडर परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो थोड़ा कैपिटल गुड्स ही नीचे है और चुनिंदा एफएमसीजी काउंटर्स। अदरवाइज ब्रॉड बेस्ड रैली इस समय बाजार में दिख रही है। रियल एस्टेट, आईटी, ऑटो, इंफ्रा, यहाँ पर मूव आ रही है। बैंक्स ऑफ कोर्स आपकी स्क्रीन पर मूव कर ही रहे हैं और ब्रॉडर मार्केट्स में भी मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स, निफ्टी 500, बीएसई 250 यहाँ से भी पार्टिसिपेशन दिख रहा है। तो अच्छी खासी रैली इस समय बाजार पर आपको बनती हुई दिख रही है। बट कंजम्पशन स्टॉक्स की बात निकली है तो वैसे तो अर्निंग सीजन खत्म हो गया है, बट एक दो नतीजे आपके लिए अभी भी बचे हुए हैं तो उस पर भी करेंगे फोकस और लेकर आएंगे आपके लिए। नेस्ले के नतीजे की थोड़ी देर में अभी हम बात करेंगे, बट एक और काउंटर जहां पर आपको रखनी है नजर, मूव अच्छी आती हुई दिख रही है और थोड़ा एक्शन भी बन रहा है आपके लिए, वो है टाटा स्टील। अभी हम जैसे बात भी कर रहे थे वहां से थोड़ा और मोमेंटम भी टाटा स्टील ने पकड़ा है, तो इस पर रखिएगा नजर। एक अच्छी खासी खरीदारी इस पर आ रही है। पॉलीकैब, इस पर भी एक मूव आ रहा है। धर्मेश जी, आई डोंट नो सडनली क्या हो गया, बट हैवेल्स की अभी हम बात कर रहे थे, फिनोलेक्स केबल्स जय का 14% भाग गया। पॉलीकैब यहाँ पर मूव आ रही है सडनली। इस स्पेस में कुछ एक्शन है, जरा नजर डालेंगे सर? जी दीपांशु, एक तो रीजन ये है कि जो इनके इनपुट रॉ मटेरियल प्राइसेस है उसमें थोड़ी सी गिरावट हुई है। जनवरी में सारे मटेरियल प्राइसेस अप थे, बट फेब में काफ़ी अच्छा करेक्शन हुआ है। सो एक कंसर्न आ गया था बिकॉज डिमांड की इनकी प्रॉब्लम नहीं थी। ये सारे केबल बिजनेस, हार्नेस केबल के जो भी काम करते हैं, स्टैफिलोस केबल हो, उषा मार्टिन हो, सबके पास ऑर्डर इनफ्लो काफ़ी अच्छे थे। प्रॉब्लम आ रहा था कि बिकॉज इनका ऑपरेटिंग मार्जिन घट रहा था बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन रॉ मटेरियल प्राइसेस। वहाँ पर थोड़ा कंफर्ट आया है जो फरवरी में प्राइस करेक्शन हुए हैं। मुझे लगता है कि वही एक कारण है कि ये ट्रेडिंग आपको बाउंस बैक इन सारे स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। और जहाँ तक बिजनेस की सवाल है तो विद जिस तरह से इंफ्रा स्पेंडिंग बढ़ रही है और रियल एस्टेट में भी एक तेजी आई है, एटलीस्ट ग्राउंड लेवल पर कंस्ट्रक्शन तो वापस से चालू हो गए हैं, प्राइसेस भी कम हो रहे हैं। तो और वैल्यूएशन सब में कंफर्ट था विद डिसेंट प्लेसेस, चाहे वो फिनोस केबल हो, उषा मार्टिन हो, ये सबके वैल्यूएशंस में काफ़ी अच्छा करेक्शन हो रखा था। तो एक ट्रेडिंग तेजी बनी भी है, मुझे लगता है ये आने वाले समय में बनी रहेगी। मूवी है बट ठीक है, एंजॉय करिए क्योंकि सारी पूरा बास्केट एक साथ मूव कर रहा है। एक बार देखिए केईआ इंडस्ट्रीज में भी अगर कुछ एक्शन हो रहा है, बट हैवेल्स, पॉलीकैब, फिनोलेक्स केबल्स यहाँ पर आपको बढ़िया मूव बनती हुई दिख रही है। केईआ इंडस्ट्रीज फिलहाल वैसी मूव नहीं है, बट ये बाकी 3 काउंटर्स आपको अच्छी मूव दिखा रहे हैं। बट कंजम्पशन स्टॉक्स की बात निकली थी, नेस्ले कल आने वाले इसके नतीजे, एक क्विक अनुमान ले लिया जाए नुपुर के साथ। नुपुर, नेस्ले कुछ खास होगा इसमें? बिल्कुल, एक तो साल खत्म होने वाला है कंपनी के लिए, कैलेंडर ईयर फॉलो करते तो लास्ट क्वार्टर के नतीजे आने वाले। वॉल्यूम और वैल्यू ग्रोथ दोनों रहेगी इस बार नेस्ले के नतीजों में, लेकिन मार्जिन अभी भी प्रेशर में आने वाले। आय का एस्टिमेट बता देती हूँ, 16% की ग्रोथ इस बार बाजार लेके चल रहा है। 4,340 करोड़ के आसपास की आय इस बार आ सकती है। कामकाजी मुनाफे में भी इस बार एस्टिमेट है कि 8% से इस बार ऊपर बढ़कर आ सकता है। 936 करोड़ का इस बार अनुमान है बाजार का। मार्जिन देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट रह सकता है। 23% के मार्जिन कंपनी ने पिछले साल किए थे लास्ट क्वार्टर में, जो इस बार कम होके 21.5% के मार्जिन आ सकते हैं। और जो मुनाफा होगा वो 617 करोड़ के आसपास आ सकता है। बेस में एक एक्सेप्शनल लॉस था, उसके चलते आपको लो बेस पे मुनाफा आते दिखेगा। इस बार अनुमान है कि आय में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ का जो मोमेंटम है वो बना रहेगा। आउट ऑफ होम कंजम्पशन में जो कंट्रीब्यूशन आता है कंपनी को टोटल बिजनेस में, उसका भी हिस्सा इस बार बढ़कर आ सकता है। कंपनी ने अपने प्राइस, जो एंड प्रोडक्ट है उसके प्राइस हाइक किए थे और डिस्ट्रीब्यूशन भी एक्सपेंड किया है, उसके चलते आय में तो इस बार स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रहेगी। वॉल्यूम्स में भी इस बार अनुमान है कि 4 से 5% की ग्रोथ आ सकती है। लेकिन जिस हिसाब से रूरल में डिमांड के कंसर्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी डिमांड में स्लो डाउन है, तो वो इम्पैक्ट रहेगा। उसमें मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। पैकेज फूड की बात करें तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ की इस बार एक्सपेक्टेशन है। ग्रॉस मार्जिन दबाव में रहने वाले, लेकिन डिमांड और मटेरियल कॉस्ट पे मैनेजमेंट की कमेंट्री इंपॉर्टेंट होगी। तो जैसे दूसरे एफएमसीजी कंपनीज की तरह यहाँ भी रेवेन्यू पे तो एक्सपेक्टेशन है स्ट्रॉन्ग रहेगी, लेकिन मार्जिन दबाव में ही रहेंगे। अच्छे रहेंगे, मार्जिन दबाव में रहेंगे, ये है आपके लिए राय। नेस्ले कल आएंगे, इसके नंबर्स देखते हैं कैसी रहेगी परफॉर्मेंस। कुछ और बैंक्स पर फोकस कर लेते हैं। फेडरल बैंक, इस पर नीचे से खरीदारी आई है। बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर मूव आया है। एसबीआई कोटक तो मूव कर ही रहे थे और आईसीआईसीआई बैंक पर अभी आपके लिए कॉल भी आया था। तो बैंक्स का पार्टिसिपेशन अच्छा है। एचडीएफसी अभी भी पॉजिटिव टेरिटरी में आने की कोशिश कर रहा है। एक्सिस और इंडसइंड यहाँ से आपको माइनर अंडर परफॉर्मेंस दिखेगी, बट जो बाकी बैंकिंग स्टॉक्स हैं
वहां पर आपको अच्छी मूव आती हुई दिख रही है और ऑफ कोर्स बैंक्स की लीडरशिप भी बनी हुई है। बट अब आउटसाइड ऑफ बैंक्स भी कई सारे काउंटर्स हैं। कंजम्पशन की बात करें तो ट्रेंट ये एक और स्टॉक है जिस पर आपको एक मूव अच्छा बनते हुए दिख रहा है, तो इस पर भी अपनी नज़र आप बनाए रखें। और एक मूव BHEL के काउंटर पर भी अभी आया है, यहाँ पर भी तेज़ी बन रही है। तो बढ़िया एक्शन बाजार में और टुवर्ड्स एंड ऑफ ट्रेड आप देख रहे हैं अच्छी रिकवरी के साथ बाजार अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहा है। एक व्यू रिलायंस इंडस्ट्रीज पर लेना है, एक क्विक व्यू वागले साहब से ले लेते हैं क्योंकि वागले साहब अच्छा योगदान रिलायंस है मूव में 2.5% ऊपर। जरा इसके लिए आप इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या बनते हैं बताइए सर। दीपांशु, हमने मॉर्निंग में इसमें बाय कॉल भी दिया था, आपका स्टॉप लॉस अभी 2400 के आसपास होना चाहिए, उसके नीचे। मुझे ये कल के कल मैं तो नहीं कहूंगा, लेकिन 1 से 2 दिनों में, मे बी 3 दिनों में 2500 तक जाते हुए दिखता है। तो होल्ड करें अगर पोजिशनल व्यू लेना है तो, और 2400 के हल्का सा नीचे का स्टॉप लॉस रखें। तो 2500 का टारगेट वागले साहब की सुबह कॉल भी थी 2500 के टारगेट के लिए, और साथ ही राकेश जी कुणाल जी ने भी 2440 और 2475 के लेवल्स की बात करी थी, तो उनके पहले टारगेट के करीब ही काउंटर ट्रेड कर रहा है। बट फाइनली एक बढ़िया मिड वीक एक्शन आपको दिखाए। कल भी क्लोजिंग में एक अच्छी रिकवरी थी, बट आज एक जबरदस्त मूव आती हुई दिखी है और जैसा अनिल जी कह रहे थे एक ब्रेकआउट के संकेत आपको क्लियरली दिख रहे हैं। 18,000 के ऊपर निफ्टी आपको 3 हफ्ते की ऊंचाई में प्री बजट लेवल्स पर आते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट जो अदानी का सेल ऑफ हुआ था ऑलमोस्ट उस लेवल पर वापस ये बाजार आपको आते हुए दिख रहा है। आईटी की लीडरशिप है, बट बैंक्स का पूरा योगदान था, ऑटोज का पूरा सहारा था। टेक महिंद्रा टॉप गेनर 6% ऊपर, अपोलो हॉस्पिटल्स 5% ऊपर, आयशर मोटर्स 4.5% ऊपर और रिलायंस इंडस्ट्रीज 2.5% ऊपर। ब्रॉड बेस्ड रैली, ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन आज आपको बाजार ने दिखाया है। बजाज फिनसर्व, SBI लाइफ, HDFC लाइफ, भारती एयरटेल, हीरो मोटोकॉप, UPL, टाटा कंज्यूमर, डिवीज, M&M, बजाज ऑटो, नतीजों से पहले नेस्ले और थोड़ी थोड़ी खरीदारी तो टाटा स्टील में भी आपने देखी है। गिरने में HUL 1% नीचे, सन फार्मा यहां पर 1% की गिरावट। ITC ये वीक नहीं है, 6 रुपए का डिविडेंड एडजस्टमेंट है। अगर आप ITC का डिविडेंड एडजस्टमेंट हटा दें तो एक्चुअली पॉजिटिव टेरिटरी में ही ये काउंटर क्लोज हो रहा है। HDFC लिमिटेड, इंडसइंड, ONGC, डॉक्टर रेड्डीज, हिंडाल्को, ब्रिटानिया यहां से आपको योगदान नहीं दिखाया, पर वायदा कारोबार में कई सारे काउंटर्स बजिंग थे। टॉरेंट पावर आज का नतीजों का सरप्राइज 10.5 ऑलमोस्ट 11% ऊपर, 11 साल की सबसे बड़ी इंट्राडे मूव इस काउंटर ने आज आपको दिखाई है। इंडिया बुल्स हाउसिंग बैन में है बट नतीजों के बाद मूवमेंट दिखा रहा है 5% ऊपर। PFC और REC में खरीदारी, सीमेंस में अच्छी मूव, AB फैशन, PI इंडस्ट्रीज, अंबुजा सीमेंट एक और काउंटर जो बैन में है, बलरामपुर चीनी, मैक्स फाइनेंशियल, TVS मोटर्स, बंधन बैंक, ABB, दीपक नाइट्रेट बढ़िया एक्शन यहां पर आपको दिखा है। MCX 3.5% नीचे, इंटरग्लोब यहां पर आपको कट्स आते हुए दिखे हैं, बाटा यहां पर भी आपको कमजोरी बनी है, नतीजों का रिएक्शन इस काउंटर पर बन रहा है। कैश मार्केट कई सारे काउंटर्स थे जो मूव में थे। फिनोलेक्स केबल्स, जय की राय आज सुबह 14% ऊपर ये काउंटर आपको ट्रेड करते दिखा है, तो जबरदस्त मूव यहां पर आपको बनती हुई दिखी है। वीकनेस अदानी ग्रुप के कैश स्टॉक्स में तो आज भी बरकरार थी, निचला सर्किट वहां पर आपको लगते हुए दिखा है, बट कई सारे और भी स्टॉक्स थे जहां पर आपको बढ़िया मूव बनती हुई दिखी, स्पेशली जो पार्टिसिपेशन बाकी कैश स्टॉक्स की तरफ से आ रहा था। एंड ऑफ ट्रेड अच्छी मूव GIC और न्यू इंडिया एश्योरेंस की थी, तेजस नेटवर्क से अच्छा मूवमेंट दिखा, बोरोसिल रिन्यूएबल्स ये भी अच्छे एक्शन में थे, गॉडफ्रे फिलिप्स, कल्याण ज्वेलर्स, फाइन ऑर्गेनिक्स, लिंडे इंडिया, CESC नतीजों का रिएक्शन, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट और प्रेस्टीज एस्टेट्स यहां पर भी आपको बढ़िया बढ़िया मोमेंटम मिला। फाइनल क्लोजिंग फिगर्स भी आने की तैयारी में, बट लग रहा है कि 18,000 के इर्द गिर्द ही आपको निफ्टी आज क्लोज देगा और 41,750 के ऊपर बैंक निफ्टी भी क्लोज देने की तैयारी में है। फाइनल फिगर्स आए उससे पहले आपको एक बार बता देते हैं कि आज शाम के लिए क्या क्या तैयार किया है। एविएशन सेक्टर नई क्रांति की तैयारी चल रही है। टाटा समूह ने एयर इंडिया को खरीदने के बाद अब तक एविएशन सेक्टर की सबसे बड़ी डील की है। कंपनी ने 470 विमान खरीदने के लिए एयरबस और बोइंग के 7 अरबों डॉलर का सौदा किया है। शाम 6 बजे इसी पर होगी चर्चा कि कैसे ये डील एविएशन और टूरिज्म सेक्टर के लिए बड़ा बदलाव ला सकती है। आने वाले दिनों में आम लोगों के लिए हवाई यात्रा ज्यादा सुलभ और सस्ता होगा क्या, इस पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ होंगे जितेंद्र भार्गव साहब, एविएशन एक्सपर्ट और एयर इंडिया के पूर्व ED भी हैं, परवेज दमानिया जो कि हैं संस्थापक दमानिया एयरवेज के, और सत्येंद्र पांडे मैनेजिंग पार्टनर ATTV के। शाम 6 बजे एक्शन में बड़ा एविएशन। इसके अलावा आपकी उम्र अगर 30 हो या 60, उम्र के हर स्टेज की प्लानिंग अलग अलग होती है। मनी गुरु में आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप 30 साल के हैं तो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, और अगर आप रिटायर हो चुके हैं या उस एज के आसपास हैं तो फिर आपको कैसे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है। 6:30 बजे देखिए 30 या 60 मुनाफा सही। हमारे साथ होंगे हेमंत रुस्तगी साहब, CEO वाइज इन्वेस्ट,
और हर्षवर्धन रूंगटा जो कि हैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। इसके अलावा नई पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम, इसको आकर्षित बनाने के लिए इसमें बदलाव की तैयारी है। राज्य सरकार लास्ट ड्रॉन सैलरी का 50% गारंटीड पेंशन देने का प्रावधान लाने पर विचार कर रही है। इंडिया 360 में इस खबर का होगा पूरा विश्लेषण, जरूर देखें। एनपीएस में गारंटीड पेंशन, इंडिया 360 में, और कुछ और भी बड़ी खबरें आपको मिलेंगी शाम 8 बजे ही। तो चलिए, ये है आज शाम का पूरा प्लान। फाइनल क्लोजिंग फिगर 18,000 के ऊपर आपको आती हुई दिख रही है। 3 हफ्ते की ऊंचाई पर बाजार 25 जनवरी के बाद ये लेवल रिक्लेम किया है। 41,730 पर आपको बैंक निफ्टी की क्लोजिंग दिख रही है, तो वहां पर भी जबरदस्त एक्शन बना है। फाइनली एक ब्रेकआउट का जो इंतजार था वो 3 हफ्ते के कंसोलिडेशन है, स्पेशली जो पोस्ट बजट के बाद सुस्ती थी बाजार में, वो आते हुए दिख रहा है। कल है वीकली एक्सपायरी, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। क्या इस एक्शन को बाजार और आगे बढ़ा सकते हैं, क्या थोड़ी शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिलेगा। ग्लोबल क्यूज तो फिलहाल थोड़े सुस्त हैं, देखते हैं आज शाम अमेरिका में आपको कैसा मूवमेंट आते हुए दिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बेहतरीन कॉल्स और नजरिया देने के लिए। धर्मेश जी, सचित जी, जय ठक्कर, सुमित जी, हिमांशु जी एंड ऑफ कोर्स वागले साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। कल सुबह आपसे फिर से करेंगे मुलाकात सर।